For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस की रिवीजन। गाइस, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस का जो मई 2021 में आरटीपी आया, वो आप लोगों का हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंसेप्चुअली सारे फंडामेंटल्स, मेरी जो पॉकेट बुक आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स के लिए बनाई है, देखिए, इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, नो डाउट्स अबाउट इट। इसमें जो है, आप इसको अच्छे से तभी समझ पाते हैं जब आपको फाइनेंस अच्छे से आता है। और फाइनेंस, आई हैव बीन टीचिंग दिस सब्जेक्ट एंड इसमें है बेसिकली क्या, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट्स सो वेरी वेरी इजी। और आप लोगों को जो मैं मेन लेक्चर्स में पढ़ाता हूं, वो तो मैं पढ़ाता हूं थ्रू दिस चार्ट्स, थ्रू डायग्राम्स। पॉकेट बुक में भी चार्ट्स और डायग्राम सारे बना रखे हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेन लेक्चर्स में आपको विजुअलाइजेशंस, एनिमेशंस एक्सेट्रा बहुत मैं आप लोगों को कराता हूं। अभी आज जब हम आरटीपी में 2021 डिस्कस करेंगे, तो उस टाइम पे वी विल ऑफ कोर्स नॉट गो थ्रू द विजुअलाइजेशन पार्ट ऑफ इट, बट यस, जो आपके शॉर्ट कंसाइज टू द पॉइंट जो मैंने आप लोगों के लिए पॉकेट बुक बनाई है रिवीजन के लिए, उससे कॉन्सेप्ट करेंगे एंड देन वील बी डीलिंग विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एज वेल एज थियोरेटिकल प्रॉब्लम्स। अब दोस्तों, अक्सर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस में कोई एरिया छोड़ के जाना है, छोड़ के जाना है। देखो, छोड़ के जाना है नहीं जाना है मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा सब कुछ करके जाना है। बट हाँ, आपको पास स्टैटिस्टिक्स दिखा देता हूं, जिसमें कि एक दो चैप्टर्स हैं थोड़े के कम मार्क्स के आ रहे हैं, फ्यूचर में सेम आएंगे ये कोई गारंटी नहीं है, बट लेट अस सी। आइए जरा पहले यही वाली चीज देख लेते हैं कि हमारे पास एग्जामिनेशन में किस तरीके से जो है पेपर्स में कौन कौन से चैप्टर्स किस किस लेवल से आए। जैसे फॉर एग्जांपल टोटल मैंने अपनी किताब में टोटल 13 चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो इस 13 चैप्टर्स में से इंटरनेशनल इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट जो है यहाँ 2 मार्क्स, ठीक है जी। देन ट्रेड नेगोशिएशंस यहाँ 5 मार्क्स, ये 7 मार्क का है, नो डाउट्स अबाउट इट। और अब अगर मैं इससे पीछे जाऊं, अच्छा, प्रैक्टिकल जरूर नोट कर लीजिएगा। नेशनल इनकम का आता है, केन्जियन थियरी का आता है, डिमांड मनी सप्लाई का आता है। 3-5-6 चैप्टर ही हैं जिनमें से कि प्रैक्टिकल बनता है। और ये अगेन, ये तो हो चुका था, ये हो चुका था। थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सचेंज रेट एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स, मोर और लेस इन्हीं में से आता है। अब यहाँ देखिए, 3 मार्क्स, यहाँ 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है जी। ये 2 चैप्टर्स अगर मैं बात करूं। अब प्रैक्टिकल देखिए, सेम चैप्टर सेम चैप्टर सेम चैप्टर, नो न्यू थिंग, ठीक है जी। और ये देखे तो 2 मार्क्स एंड निल, ट्रेड नेगोशिएशन, इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स। देन कमिंग टू नवंबर 19 एग्जामिनेशन, निल एंड 2 मार्क्स एज द केस में बी। देन प्रैक्टिकल जो है, यही चैप्टर्स हैं जिनमें से कि आते हैं मोस्टली। फिर coming to the next attempt, November 20, 3 marks and 2 marks. Practical वहीं, national income, Keynesian theory, money supply, exchange and economic effects. Last but not the least, again national income accounting, Keynesian theory, money supply, यहाँ fiscal policy and instrument of trade policy, यहाँ trade negotiations nil, international capital markets movements जो है nil. तो एज द केस में भी टोटल 52 मार्क्स का आपको पेपर आता है, जिसमें से कि आपका 12 मार्क्स आप जो है चॉइस में छोड़ देते हैं एंड 40 मार्क्स का आपको करना होता है। तो आई विल नॉट से यू लीव एनीथिंग, यू शुड डू ईच एंड एवरीथिंग। इट्स अ वेरी इजी फंडामेंटल, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है हमारा। बट बच्चे अक्सर मेरे को कहते हैं कि सर क्या ये वाले छोड़ जाएं, ये वाले छोड़ जाएं। आई विल नॉट से, बट जनरली स्टूडेंट्स अगर बोलते हैं कि ये दो, तो इनके स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे ही जनरली स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर क्या हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। आई विल से डू एवरीथिंग, बट इफ यू वांट टू प्ले अ गैम्बल, यू कैन प्ले अ गैम्बल। चलिए शुरू करते हैं आरटीपी में 2021 के कॉन्सेप्ट से कि भाई क्या आपके एग्जाम में, आपके आरटीपी में क्या चीज आई है। सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों, नेशनल इनकम अकाउंटिंग का क्वेश्चन है। वो कह रहा है नॉमिनल एंड रियल जीडीपी ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो नॉमिनल जीडीपी दोस्तों 3000 करोड़ है और रियल जीडीपी दोस्तों 4700 करोड़ है, ठीक है जी। कहता है कैलकुलेट जीडीपी डिफ्लेटर एंड कमेंट ऑन द लेवल ऑफ प्राइसेस
इन कंपैरिजन विद द बेस ईयर। दोस्तों रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं आपका कि क्या फंडामेंटल है। तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है इन रिलेशन टू नॉमिनल जीडीपी वर्सेस रियल जीडीपी। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया, और ये पॉकेट बुक जो है मैंने मोर और लेस सारे कॉन्सेप्ट्स शॉर्ट में पॉइंट वाइज चार्ट्स एक्सेट्रा बना के दिए हुए हैं। सो कमिंग बैक टू दिस अगेन, रियल जीडीपी जो है आपकी बेस प्राइसेस को लेके चलती है, वो बेटर इंडेक्स मानी जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ का। आपको यहां पर थ्योरी में ये चीज बोलनी नहीं है, जस्ट आपको रियल जीडीपी का फंडामेंटल बताया हुआ है कि हम आउटपुट इनटू बेस प्राइसेस के प्राइसेस, बेस जो ईयर है उसके प्राइसेस तो ये थोड़ा सा बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है। रियल जीडीपी हमेशा बताती है चेंज इन लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट लेके चलती है। तो अगर आउटपुट बढ़ेगा तभी हमारा रियल जीडीपी बढ़ेगा। रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर है एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन प्राइसेस, बट ऑब्वियसली बात है अब रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का जो रिलेशन है वो हम लोग जो है जीडीपी डिफ्लेटर कह सकते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी। लेट्स से नॉमिनल जीडीपी इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 20,000 crore, and real GDP is, let's take an example, 12,500 crore। तो हम कहते हैं 12,500 करोड़ अगर 100 है, 100 पॉइंट्स है, ठीक है जी। तो मुझे बताओ 20,000 कितना होगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 12,500 इज इक्वल टू 1.6 into this is 160। तो दोस्तों this 160 represents what? This is GDP deflator. What is this GDP deflator? It is used to deflate या take the inflation out of GDP। अब अगर आपका जो नॉमिनल जीडीपी अगर आपको पता हो, लेट्स से नॉमिनल जीडीपी अगर आपको पता है कितना जीडीपी है जी, 20,000 है नॉमिनल जीडीपी, और प्राइस इंडेक्स जो है या जीडीपी डिफ्लेटर एक ही चीज होती है। वी से इट इज द प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर या प्राइस इंडेक्स एक ही चीज होती है, क्योंकि कन्वर्ट करता है नॉमिनल जीडीपी को इनटू रियल जीडीपी। तो हम ये कहते हैं अगर वीजा नॉमिनल जीडीपी है, करंट प्राइसेस पे है, तो बेस ईयर प्राइसेस पे कितना होगा। इफ प्राइस इंडेक्स या जीडीपी डिफ्लेटर इज 160, तो बताओ 100 कितना। तो दिस यू विल गेट 12,500 एंड अकॉर्डिंगली दिस इज द फंडामेंटल। नाउ कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल में हमें रियल जीडीपी कितना दिया हुआ और नॉमिनल जीडीपी कितना दिया हुआ। देखिए दोस्तों, रियल जीडीपी आपको दिया हुआ है, ये रहा रियल जीडीपी है 4700 और नॉमिनल जीडीपी है 3000। तो आपने क्या करना है, यहां नॉमिनल जीडीपी है 3000, ठीक है जी। अब ये 3000 डिवाइड बाय रियल जीडीपी है 4700, राइट, इनटू 100, ऐसे करके आप निकाल लेंगे once again। So what you will do is 3000 divided by 4700 into 100। तो दोस्तों इन्फ्लेशन नहीं हो रहा, रादर प्राइसेस जो है वो डाउन जा रहे हैं, डिफ्लेशन हो रहा है, रिसेशनरी इकोनॉमिक कंडीशन है ऐसा लग रहा है। तो इस हिसाब से आपने नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी इनटू 100 किया, तो ये 100 से कम आ रहा है, तो हम कहेंगे प्राइस लेवल हैज फॉलन, रिसेशन आ रहा है, डिफ्लेशन हो रहा है, जीडीपी डिफ्लेशन डिफ्लेटर जो है लेस देन 100 है। तो इसी वजह से हम कह रहे हैं कि बेसिकली डिफ्लेशनरी कंडीशंस है। तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बड़ा ही सिंपल सा सवाल, ये पहला फर्स्ट का ए हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सेकंड पार्ट में देखिए दोस्तों, आपसे पूछता है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को जरा एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों ये आपका केन्जियन थियरी का फंडामेंटल है। तो केन्जियन थियरी में एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, हम लोग जो है इनको कंपेयर करते हैं। हमारे 4 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड होता है, हमारा जो है फर्म्स होती हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं, गवर्नमेंट होती है, और साथ में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, जिससे नेट एक्सपोर्ट्स हम लोग करते हैं। केन्जियन थियरी ऑफ determination of national income. Now let's understand the fundamental of inflationary gap। यहाँ पॉकेट बुक में मैंने सिर्फ वही पॉकेट बुक के एक्सट्रैक्ट यहाँ पे लिए हुए जो आपके क्वेश्चन से एसोसिएटेड है, ठीक है जी। सो एक्सेस डिमांड को अगर हम लोग डिस्कस करें तो एक्सेस डिमांड बेसिकली में होता क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट। अब बेसिकली सिनेरियो क्या है, आप ये देखिए, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, दिस इज एग्रीगेट डिमांड, समझो मेरी बात, एग्रीगेट डिमांड है। प्रैक्टिकली एग्रीगेट डिमांड एट फुल लेवल, ये फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है एफ, ये फुल लेवल
ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन डिमांड जो है उससे ज्यादा है। एक्चुअली क्या है, सी प्लस आई जो है हमारा इतना फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का है, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई है, ये वाई लाइन है, एग्रीगेट सप्लाई कह दो या वाई लाइन कह दो, इनकम लाइन कह दो, 45 डिग्री एंगल कह दो। अब इससे अगर ऊपर डिमांड हमारी आ रही है, इससे ज्यादा डिमांड आ रही है, इक्विलिब्रियम जो है यहां जा रहा है हमारा, तो बेसिकली डिमांड ज्यादा है, फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा डिमांड करोगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, प्राइसेस पुशअप होंगे, और उसी चीज की वजह से हमारा जो फंडामेंटल पैदा होता है उसे हम लोग कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। तो एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट। फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट ये है, इससे ऊपर है हमारी एग्रीगेट डिमांड। जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है ये हमारी, ये आइडियल एग्रीगेट डिमांड होनी चाहिए, बट एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड ये है। तो इस वजह से हम लोग क्या कह रहे हैं, इस केस में एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप पैदा होता है, प्राइसेस अब चले जाते हैं, आपके प्राइसेस इसकी वजह से अब चले जाएंगे, एंड अल्टीमेटली हम लोग ये कहते हैं एक्सपेंशन फेज में है जो इकोनॉमी है। ठीक है जी, इकोनॉमी इज एन एक्सपेंशन फेज, डिमांड जो है बढ़ती जा रही है, और अभी सप्लाई एकदम से तो बढ़ती नहीं है। ठीक है जी, सप्लाई एकदम से तो बढ़ती नहीं है, तो अल्टीमेट इंपैक्ट क्या होगा कि प्राइसेस जो हैं अब चले जाएंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा, इक्विलिब्रियम होगा, जीडीपी मोर देन द पोटेंशियल जीडीपी। ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का पोटेंशियल जीडीपी है, लेकिन हमारा नॉमिनल जीडीपी इससे ऊपर होगा, एंड अल्टीमेटली एट इक्विलिब्रियम रियल आउटपुट इनकम एम्प्लॉयमेंट विल बी द सेम। हम लोग कहते हैं ये होना चाहिए, बट यहां नॉमिनल आउटपुट इनकम इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू इन्फ्लेशन, एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज एक्सेस डिमांड। तो बेसिकली इसी चीज को अगर मैं यहां पर पढ़वाऊं कि कितना लिखा हुआ, यहां चार्ट वार्ट नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। इफ एग्रीगेट डिमांड ऑफ द आउट फॉर एन आउटपुट is greater than the full level of employment of output, then we say excess demand है, excess demand से inflationary gap होता है, खत्म। छोटा क्वेश्चन है तो कम लिखेंगे, ज्यादा नहीं लिखेंगे। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ इट, दैट इज टू से हम लोग कह रहे हैं डिफ्लेशनरी गैप, या आप कह सकते हैं डेफिशिएंट डिमांड। कॉन्सेप्ट इज डिफ्लेशनरी गैप, डेफिशिएंट डिमांड के कारण होता है, बेसिकली एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब सोचो, इमेजिन करो, ये फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये है, this is the full level of employment, लेकिन तो आइडियली तो यहां होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली इक्विलिब्रियम यहां हो रहा है। एक्चुअली इक्विलिब्रियम एफ ये है, लेकिन इक्विलिब्रियम यहां हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या है, हमारा ये फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट से कम है हमारी एग्रीगेट डिमांड, तो उसका इंपैक्ट क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड है, कम है डिमांड, तो उसकी वजह से डिफ्लेशनरी गैप, रिसेशनरी गैप, कंट्रैक्शनरी गैप, ये आप कुछ भी नाम कह सकते हो, वो पैदा होता है। ये अकर करते हैं जब इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्शन में है, जैसे वहां एक्सपेंशन में था, यहाँ कॉन्ट्रैक्शन में है, रिसेशन फेज में है ऑफ द बिजनेस साइकिल इकोनॉमी। देन इससे क्या होगा, इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट होगी, बट ऑब्वियसली बात है अंडर एम्प्लॉयमेंट पे इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जहां एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये एग्रीगेट सप्लाई है, ये एग्रीगेट डिमांड है, जहां पर भी मीट करेंगे ये हमारा पोटेंशियल एग्रीगेट डिमांड है, जितना कि होना चाहिए बट कम आ रहा है, तो हम लोग ये कह रहे हैं बेसिकली जहां पर भी इक्विलिब्रियम हो, इट्स नॉट नेसेसरी कि जहां इक्विलिब्रियम हो, केन्स, जेएम केन्स ने ये बात बोली थी कि वहां पे जरूर नहीं है कि आपका फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी हो, तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम अकर्स एट द लेवल वेयर जीडीपी इज लेस देन द पोटेंशियल जीडीपी। तो हमारा पोटेंशियल जीडीपी तो ये है, फुल लेवल का पोटेंशियल ये है, लेकिन एक्चुअल जो है दोस्तों ये है, और इसी चीज को यहां पर कितना लिखा हुआ है, लेट अस सी, ये हमारा आ गया, हियर वी गो। ऑन द अदर हैंड एग्रीगेट डिमांड, अगर आउटपुट लेस देन द फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ आउटपुट है, देन इन दैट केस हम कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड गिव्स राइज टू डिफ्लेशनरी गैप या रिसेशनरी गैप। रिसेशनरी गैप को हम कॉन्ट्रैक्शनरी गैप भी कहते हैं। बहुत ही छोटा प्यारा सा लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। Guys, let's move to the second question. वो कह रहा है नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड बताओ और इनकम मेथड बताओ विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड एक बार पहले क्विकली रिवाइज कर लेते हैं हम लोग नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट से, कि हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में क्या फंडामेंटल पढ़ा था इन रिलेशन टू इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। जैसे पहले इनकम मेथड कर लेते हैं।
तो इनकम मेथड में क्या होता है, नेशनल इनकम अगर आपने निकालना है सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकाली जाती है, दैट इज एनडीपीएफसी निकाली जाती है। फिर एनडीपीएफसी से एनएनपीएफसी या नेशनल इनकम निकालने के लिए हम इसमें एनएफआईए ऐड कर देते हैं। अब यहाँ इनकम फैक्टर इनकम लेके चलते हैं, तो फैक्टर इनकम एक कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज आता है, सीओई शॉर्ट में कहते हैं। फिर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आते हैं। इनको हम लोग तीनों को मिला के, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, इन तीनों को सम अप करके हम लोग ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, इन तीनों को इकट्ठा हम लोग वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड देन मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, कि भाई एक ही बंदा डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी जगह पे काम कर रहा है, किराया नहीं ले रहा अपने आप से, फिर उसके बाद जो है खुद ही प्रोफेशनल है, खुद ही काम भी कर रहा है, तो एज सच अपना पैसा भी लगा रखा है, अपने असेट्स भी लगा रखे हैं, इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, वॉट एवर, नोशनल इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, नोशनल रेंट भी इन्वॉल्व है, तो मिक्स्ड इनकम है। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये हमारा होता है नेक्स्ट। तो इस इन सबको सम अप करके दोस्तों हमारा जो आता है दैट इज एनडीपीएफसी। इस एनडीपीएफ, अच्छा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज इन कैश भी आता है, काइंड भी आता है, और कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ये सब कुछ जो है इसमें इंक्लूड होता है। ये पेंशन फंड जो होता है हमारा, पेंशन फंड, अगर ऊपर सोशल सिक्योरिटी स्कीम में आपने इंक्लूड नहीं कर रखा तो ये पेंशन फंड भी जो है आ जाएगा। एंड प्रॉफिट्स में डिविडेंड्स, कॉर्पोरेट टैक्स प्रॉफिट्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स भी आते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों हमने सबसे पहली चीज क्या करनी है, एनडीपीएफसी निकालनी है, फिर उसमें एनएफआईए ऐड करना है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, ये ले लेंगे नंबर 1। इसमें और क्या ऐड करेंगे, एनएफआईए बाद में ऐड कर देंगे, बिल्कुल ऐड कर देंगे एनडीपीएफसी निकालने के बाद, ये भी ऐड करना है हमने, नो डाउट्स अबाउट इट, एब्सोल्युटली यस। एनआईटी कुछ नहीं, प्रॉफिट ठीक है, ये प्रॉफिट है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एक्सपेंडिचर मेथड के लिए है। डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी उसके लिए है। एक्सपेंडिचर मेथड के लिए फिक्स्ड कैपिटल के कंजम्पशन या डिप्रिसिएशन आप कह सकते हैं। रेंट ठीक है, इंटरेस्ट ठीक है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये लेना है, ठीक है जी। और अगर आप देखेंगे तो उसने आपको दोस्तों ये रहा, हियर वी गो, आप अगर इन तीनों को समअप करेंगे, इन तीनों को समअप करेंगे 800 प्लस 400 प्लस 620, तो 1820 आ गया, जो कि आपको ये ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है। या तो आप इन तीनों को समअप कर लें या इसको ले लें, किसी भी एक तरीके से आप कर सकते हैं। आपने करना क्या है दोस्तों, ये इफ यू वांट टू टेक दीज थ्री, इट्स योर कॉल, ठीक है जी, इट इज एब्सोल्युटली योर कॉल। मैंने अभी अभी आपको ये बात बोली, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स आप लेना चाहें तो ये ले लें। 800 प्लस 400 प्लस 620 आता ही हमारा 1820 है। तो आपने 1820 लेना है, 1200 लेना है और 20 लेना है, राइट, दिस और दिस, एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो आपका एनडीपीएफसी आ जाएगा। वंस अगेन एनडीपीएफसी विल बी इक्वल टू 1200 प्लस 1820 प्लस 700, और इसमें फिर एनएफआईए ऐड कर देंगे 20, तो आपका आ जाएगा नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी, जो कि आप यहां देख सकते हैं। ये हम लोगों ने, ये रहा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, प्लस एनएफआईए कर दिया तो 1200, 1820, 700, और फिर ये एनएफआईए ऐड कर दिया तो हमारा एनएनपीएफसी या नेशनल इनकम आ गया 3740 करोड़। अब बढ़ते हैं आगे, वापस आते हैं नेक्स्ट, दूसरे मेथड से अब कैलकुलेशंस करते हैं, दैट इज उसे एक्सपेंडिचर मेथड से। अब एक्सपेंडिचर मेथड में दोस्तों हम लोगों ने क्या करना है, पहले एक बार एक्सपेंडिचर मेथड को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। आइए देखिए, एक्सपेंडिचर मेथड में हमें ये देखना है कि कौन कौन किस किस तरह का एक्सपेंडिचर कराता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड्स हैं, वो एक कंजम्पशन यूनिट है, फर्म जो है वो प्रोडक्शन यूनिट है, गवर्नमेंट जो है कंजम्पशन भी करती है और प्रोडक्शन भी करती है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हमें नेट एक्सपोर्ट्स आता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या आप एक्स माइनस एम कह सकते हैं एज द केस में भी। तो इस केस में हम लोग क्या कहते हैं, जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी कंजम्पशन, जी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट, फिर एक्स माइनस एम ये ऐड कर देते हैं, दैट इज टू से नेट एक्सपोर्ट्स, राइट। तो एनएनपीएफसी निकालने के लिए जीडीपी एमपी आया, हमारा जीडीपी एमपी आया, तो ये यहाँ पर जो ये हमने इन्वेस्टमेंट लेनी है दोस्तों, यहाँ अगर आप यहाँ इसको और गहराई से देखेंगे तो सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम, ये सी में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जी में गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, आई में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है। माइंड यू ये ग्रॉस है, ग्रॉस मींस बिफोर डिप्रिसिएशन होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मींस बिफोर डिडक्टिंग द डिप्रिसिएशन। तो अकॉर्डिंगली अगर आप यहां देखेंगे
तो कमिंग बैक टू दिस, मैं इसको ऐसा कर देता हूं. नाउ आप ये देखिए, ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, नेट, और ये कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो डेप्रिसिएशन. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है, ग्रॉस हमारा तब आएगा. तो कहने का मतलब क्या हो गया माय डियर फ्रेंड्स, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आई आएगा, इन दोनों को ऐड करने पे, बिकॉज दिस इज नेट. नेट मींस आफ्टर डेप्रिसिएशन. तो ये डेप्रिसिएशन हमें दिया हुआ है, इसको ऐड कर देंगे तो ग्रॉस आएगा. नंबर 1 ये जी हो गया. अच्छा, सी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सी हो गया. दिस विल टेक सी. ठीक है जी. आई लेंगे. जी देखते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये रहा जी. और फिर नेट एक्सपोर्ट्स एक्स माइनस एम, ये हमारा ये रहा. तो ये आपने जो है इससे क्या निकालना है, जीडीपी एमपी निकाल लेना है. इस जीडीपी एमपी दोस्तों, जी डी पी एमपी से हमें एन एन पी एफ सी निकालना है. तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, डोमेस्टिक से नेशनल निकालने के लिए आप एनएफआईए ऐड करोगे, एनएफआईए. ठीक है जी, एनएफआईए. और एमपी से एफसी निकालने के लिए आप एनआईटी माइनस करोगे. तो अकॉर्डिंगली व्हाट यू विल डू इज एनएफआईए ऐड कर देना है ये, एनआईटी माइनस कर देना है ये, और फिर डेप्रिसिएशन बाद में माइनस कर देना है ये 130. तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर. यू कैन सी ये 2000 1100 770 प्लस 130 प्लस 30 ले लिया. आप यहां देख सकते हैं ये हमने क्या किया था, सी 2000, आई 770 प्लस 130, 1100 जी और 30 ये हम लोगों ने ले लिया. तो ये हमारा क्या आ गया था दोस्तों, जीडीपी एमपी आ गया था. जीडीपी एमपी में फिर हम लोगों ने क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया 130, एनएफआईए हम लोगों ने ऐड कर दिया 20, और एनआईटी हमने माइनस कर दिया 120, जो कि हमने यहाँ पे बता ही दिया था. तो ये सारी चीजें एडजस्टमेंट करके आपका एनएनपीएफसी या नेशनल इनकम आ गया. अब अगर आप देखें, वैसे इनमें आंसर सेम आना चाहिए बट नहीं आ रहा. क्वेश्चन में गलती है, मैं तो ये कहूंगा मेरे हिसाब से क्वेश्चन में गलती है. ये वैसे पर्सनली अगर बोलूं तो मेरे ख्याल से 120 की जगह 180 होना चाहिए. अगर ये 180 होता, अगर ये 180 होता, 60 और माइनस होता, ठीक है जी, तो ये 3740 ही आ जाता. बाकी एनी हाउ जैसा सवाल है हमने उसको वैसे ही सॉल्व कर दिया. वी विल नॉट चैलेंज द क्वेश्चन, वी विल सॉल्व इट. दो इट इज कंसेप्चुअली नॉट करेक्ट कि भाई एक मेथड से आपका नेशनल इनकम अलग आ रहा है, दूसरे से अलग आ रहा है, क्योंकि तीनों मेथड से, आउटपुट मेथड हो या एक्सपेंडिचर मेथड हो या इनकम मेथड हो, हमारा नेशनल इनकम एंड एनपीएफसी सेम आता है. अब बढ़ते हैं आगे. एग्जामिनेशन में ऐसा आए तो आप अपनी तरफ से नोट दे देना, भैया सेम आना चाहिए था, बट जो डेटा है उसके हिसाब से ये आ रहा है. थैंक यू. चलिए नेक्स्ट गाइस, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है. इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल रीडिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड ट्रांसफर पॉलिसी. तो गाइस ये आप लोगों ने फिस्कल फंक्शंस में पढ़ा हुआ है. सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो क्या करती है बेसिकली. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहती है इक्विटेबली, गरीब अमीर सबको, और ओल्ड एज लोगों को या जिनको जो अनएम्प्लॉयड है उनको अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देना चाहती है, सड़कें बनवाना चाहती है, पार्क्स बनवाना चाहती है, और जो है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस बनवाना चाहती है, और एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो बेसिकली इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड ट्रांसफर पॉलिसी का अगर हम फंडामेंटल समझे तो देखिए दोस्तों, वी यू सी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स इक्विटेबल एलोकेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. लेकिन आपको पता ही है कुछ लोग मे बी ज्यादा मेहनत करते हैं, मे बी किसी खानदान में ऐसा पैदा होते हैं जहां पर कि उनके पिछली जनरेशन ने बहुत मेहनत की हुई है और उन्होंने जो है एक्यूमुलेट किया हुआ है कुछ वेल्थ. तो होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, क्या है हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट चलता है कि जिसकी ज्यादा इनकम है उसे ज्यादा टैक्स लगेगा, जिसकी कम इनकम है उसे कम टैक्स लगेगा, या मे बी बहुत ही कम इनकम है तो टैक्स नहीं लगेगा. इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम. तो इस केस में क्या होता है, ट्रांसफर की जाती है इनकम एंड वेल्थ फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. जो ज्यादा इनकम वाले हैं, जिनकी ज्यादा कमाई है, उनसे वेल्थ लेके, उनकी कमाई लेके, उनसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट करके ऐसे खर्चों में जो है लगाया जाता है ताकि इक्विटी हो. तो इस केस में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन में यही होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ज्यादा टैक्स होता जाएगा. रिजर्वेशंस होती हैं एज द केस में भी, जो गरीब लोग हैं उन लोगों के लिए रिजर्वेशंस की जा सकती हैं.
देन उसके बाद स्पेशल स्कीम्स फॉर बैकवर्ड रीजन्स किया जा सकता है कि हाँ जी वहां पर टैक्स हॉलीडे होगा अगर आप वहां बिजनेस करेंगे, वहां के डेवलपमेंट के लिए सब्सिडीज दी जाती हैं। एज द केस में भी अलग अलग तरह की सब्सिडीज, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को जो है सब्सिडाइज्ड एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, हेल्थ केयर करने की कोशिश करते हैं, हाउसिंग और बहुत तरह की स्कीम जो है लेके आते हैं। और फिर उसके बाद जो है राशनिंग सिस्टम होता है, उस राशनिंग सिस्टम में जो है लोगों को फूड ग्रेन्स, व्हीट, राइस, शुगर एक्सेट्रा, इन सबको केरोसिन, गैस एक्सेट्रा बेसिक गुड्स जो हैं उनको सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे प्रोवाइड करते हैं राशनिंग करके, राशन से। तो टू अचीव इक्विटी एंड एफिशिएंसी। अब देखो ये दो अलग चीजें हैं जो कि आपस में फाइट करती हैं। अब एक्चुअली उसने डिपेंड करता है मार्क्स पे, कितने मार्क्स का है। आरटीपी में मार्क्स तो पता नहीं है, तो अगर वो रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह रहा है एंड ट्रांसफर पॉलिसी की भी ट्रांसफर यहां से लेकर वहां ट्रांसफर कर दिया, अगर तो हमारे पास दोस्तों ऐसा सिनेरियो है कि हमें कम मार्क्स का है तो इतना ही लिख के हम लोग खत्म कर देंगे। बट अगर ये ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उस केस में हम इक्विटी एफिशिएंसी का ट्रेड ऑफ भी बताएंगे कि भाई अल्टीमेटली ये जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन किया जाता है, ऐसी चीजें की जाती हैं, उसका पर्पस क्या है? इक्विटी की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज जो है फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन इससे इंपैक्ट पड़ता है एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी पे कैसे? क्योंकि मेक द बेस्ट आउट ऑफ द स्केर्स रिसोर्स, ऐसा होना बड़ा जो है आपस में फाइट हो जाती है। कैसे? मैं बताता हूं। रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि अमीर लोगों से लेकर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करने की कोशिश करें, गरीबों को दे, भाई हम लोग जो है राशनिंग करें एंड सो ऑन एंड ऑन, इनसे जो है टैक्सेस वैक्सेस कलेक्ट करके इनको राशन प्राइस पे। क्योंकि देखो अमीर लोग जो है राशन की दुकान की लाइनों में तो लगेंगे नहीं, वो तो बाजार से जो है ज्यादा प्राइसेस पे खरीद लेंगे, नो इश्यूज। लेकिन अदरवाइज गरीब लोग जो है वो राशनिंग शॉप से जो है ये चीजें खरीदेंगे, सस्ते में खरीदेंगे। सब लोगों का ऐसा सिनेरियो होता है ना। वो कह रहे हैं बट देयर रिमेन्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इक्विटी एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम लोग और एक्सप्लेन करते हैं। जब टैक्सेस ज्यादा होते हैं तो उससे रिच लोग जो है उनको ज्यादा टैक्स लगाया जाता है ताकि इक्विटी रहे, कि जो अमीर है और गरीब है दोनों को खाने को, पीने को एक्सेट्रा चीजें जो है इक्विटेबली बटे। लेकिन इससे क्या होगा? अमीर लोग कहेंगे यार मेरे को सेव करने से क्या फायदा, मेरे को इन्वेस्ट करने से फायदा, मेरे को रिस्क लेने से क्या फायदा, वाई शुड आई डू दिस, मैं ज्यादा कमाता हूं, मेरे को ज्यादा टैक्स लगता है। इससे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ के, कि यार नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी, लोग रिस्क नहीं लेंगे, लेसर प्रोडक्टिविटी होगी, लेसर इनकम होगी, लेसर इनकम होगी, टैक्स रेवेन्यू भी रिड्यूस हो जाएगा और स्कोप ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज भी जो है लिमिटेड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो है रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा इक्विटी एंड एफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव्स को, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर ज्यादा मार्क्स का है तो हम लोग इस चीज को भी लिख देंगे, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ जो है इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ट्रांसफर पॉलिसी को एक्सप्लेन कर देंगे। नाउ इस केस में हमें जो आंसर दिया हुआ है, लेट अस सी दैट। तो इनइक्वालिटी होता है जिससे कि सोशल वेलफेयर का लॉस होता है। इसको टैकल कैसे करती है गवर्नमेंट? कैसे करती है? टैक्स फ्रेम करती है, ट्रांसफर पॉलिसी करती है। बेसिकली क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाया जाता है जिसमें कि ज्यादा इनकम वालों को ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, कम इनकम वालों को कम टैक्स, या जिसकी बहुत ही कम इनकम है उसको कोई टैक्स नहीं। सब्सिडी दी जाती है लो इनकम हाउस होल्ड्स को। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से जो है पब्लिक सर्विसेज को फाइनेंस किया जाता है, स्पेशली पब्लिक हाउसिंग को किया जाता है, सड़कें बनवाई जाती हैं, एजुकेशन। देखिए जो लोग ज्यादा कमाते हैं बच्चे को बढ़िया स्कूल में पढ़ाएंगे, लेकिन जो लोग कम कमाते हैं या नहीं, मतलब उनकी कमाई ज्यादा नहीं है, तो उनके बच्चों को फ्री पढ़ाया जाता है, फ्री एजुकेशन दी जाती है। तो इनसे टैक्सेशन कलेक्ट करके गरीबों के बच्चों को भी जो है पढ़ाया जा रहा है, ये इक्विटी की कोशिश की जा रही है। तो बेसिकली बेनिफिट करना चाह रहे हैं लो इनकम हाउस होल्ड्स को। फॉर एग्जाम्पल एसेंशियल फूड ग्रेन्स हाईली सब्सिडाइज प्राइसेस पे मिलते हैं, आपको पता ही है, चावल, गेहूं और चीनी, दालें एक्सेट्रा जो है राशन शॉप से जो है मिलती हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड को ये दिया जाता है फ्री सब्सिडाइज एजुकेशन, आपको पता ही है, जो है फ्री एजुकेशन दी जा रही है हमारे देश में इस तरीके से। हेल्थ केयर भी जो है दी जाती है, हाउसिंग, राशंस, बेसिक गुड्स के टू डिजर्विंग पीपल। तो यहाँ सिर्फ मीनिंग बता के छोड़ दिया, कम मार्क्स का होगा, ज्यादा मार्क्स का होता तो हम इक्विटी वर्सेस एफिशिएंसी को भी एक्सप्लेन कर देते। ठीक है जी दोस्तों, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर पूरा ज्यादा मार्क्स तो वहां तक ले जाएंगे, नहीं तो सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसफर पॉलिसी समझा के छोड़ देंगे कि भाई अमीरों से लिया गरीबों को दिया। नाउ ओके गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंस, हाँ जी, इंपॉर्टेंस
ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। देखिए दोस्तों, ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये वाले जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े थे मार्केट फेलियर एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस में। देखिए फंडामेंटल बड़ा सिंपल है। प्राइवेट कॉस्ट क्या चीज होती है? प्राइवेट कॉस्ट वो होती है जो कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन इनकर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर जो है प्रोडक्शन करने के लिए, टेक एन एग्जांपल, कार बना रहे हैं या कोई भी गुड्स बना रहे हैं जिसमें कि पॉल्यूशन पैदा हो रहा है। अब पॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन बंदा क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर जो है, सिंपल सी बात, जितना भी उसका रॉ मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, जो भी उसके ओवरहेड्स एक्सेट्रा है, वो सारे उसने उसको इन्वॉल्व किया, अपना प्रॉफिट जोड़ा और कंज्यूमर से ले लिया। तो अल्टीमेटली ये प्राइवेट कॉस्ट हो गई, कंज्यूमर के लिए जो उसने पे किया, प्रोड्यूसर के लिए जो उसने पे किया। लेकिन सोशल कॉस्ट का फंडामेंटल क्या है? सोशल कॉस्ट में प्राइवेट कॉस्ट भी आती है और एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो सकती है, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट भी हो सकती है। बेसिकली टोटल कॉस्ट ऑफ टू द सोसाइटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन या कंजम्पशन ऑफ एन एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स एक्सटर्नल कॉस्ट ऑल्सो। तो हम लोग कहते हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज अ सम ऑफ मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट एंड मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट। नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नैलिटीज का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज दो तरह की हो सकती है, एक नेगेटिव हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या चीज होती है? बेसिकली हम लोग कह रहे हैं इट इंपोजेस एडिशनल एक्सटर्नल कॉस्ट टू द सोसाइटी। इमेजिन करो पॉल्यूशन हो रहा है, भाई गाड़ी तुम बना रहे हो और पॉल्यूशन से जो है कारें बना रहे हो या अदरवाइज कई ऐसे प्रोडक्ट्स बना रहे हो जिससे कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंट पॉल्यूशन ओवरऑल हो रहा है। भाई आपने प्रोडक्ट बनाया, कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, लेकिन इससे प्रोडक्शन करते समय लोगों को नुकसान हुआ, बाकी लोगों को जो कि ना प्रोड्यूस कर रहे हैं ना कंज्यूम कर रहे हैं, उन लोगों को भी सांस वो लेनी पड़ रही है पॉल्यूशन वाली, उनको जो है पानी पीना पड़ रहा है पॉल्यूटेड वाला, तो बेसिकली उनको नुकसान हो रहा है। तो देयर इज एन एक्सटर्नल कॉस्ट। इसी तरीके से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी हो सकती है, एक्सटर्नल बेनिफिट्स टू द सोसाइटी। टेक एन एग्जांपल, एक बंदे ने, लेट्स से एन एग्जांपल, एक संस्था ने, एक इंस्टीट्यूशन ने लेट्स से कुछ एक पार्क बनाया और दुनिया आ रही है वहां पर जो है खेलने कूदने, सबकी हेल्थ को जो है पॉजिटिव इंपैक्ट हो रहा है। जिसने बनाया वो नहीं, बाकी लोग आके जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, ग्रीनरी को एंजॉय कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से बच्चों को पढ़ाया गया। अब बच्चों को पढ़ाया गया तो उससे क्या हुआ, वो बंदा अपने लिए तो कर ही रहा है, लेट्स से चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, बच्चे को इतना अच्छा पढ़ाया, सीए बन गया, वो अब अपने रिटर्न तो भर ही रहा है, क्लाइंट्स की रिटर्न तो भर ही रहा है, घर वालों को भी रिटर्न भर रहा है, रिश्तेदारों को भी रिटर्न भर रहा है, और एज द केस में उनके अकाउंट संभाल रहा है। व्हाट वी आर सेइंग इज एडिशनल बेनिफिट्स टू द सोसाइटी एज सच। बेसिकली देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनकी की प्रोडक्शन, कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी होती हैं जिनकी प्रोडक्शन से जो है एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है जी, बेनिफिट्स और लोगों को भी होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। और अगर कोई ऐसा होता है जिससे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है तो उसे कहते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अगर प्रोड्यूसर्स do not take into account the externalities, there will be overproduction and market failure. Basically हम क्या कहना चाह रहे हैं, अगर negative production externalities है, सोचो, इमेजिन करो pollution हो रहा है, एयर pollution, water pollution etc, तो उसके इसमें marginal private cost तो कम है सोशल कॉस्ट से, क्योंकि एक्सटर्नल कॉस्ट भी है, मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट भी है। तो उसमें क्या होगा, लोग एक प्रोड्यूसर्स या ओवर प्रोडक्शन करेंगे और उसका इंपैक्ट क्या होगा, सोसाइटी को एज सच नुकसान होगा। बट इज पॉजिटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज, अब इस केस में क्या होता है दोस्तों, मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट इज मोर देन द मार्जिनल सोशल कॉस्ट। इसमें इमेजिन करो एक बंदा है, उसने जो है जामुन के पेड़ उगाए, शहतूत के पेड़ उगाए, अब वो जो उससे जामुन उगता है, शहतूत उगता है, चलो उसको जो है बना के बेचता है, लेकिन मतलब जो भी है उसको तोड़ के बेचता है, बट लेकिन इससे ऑक्सीजन भी पैदा हो रही है, और ऑक्सीजन सिर्फ वो नहीं ले रहा, बाकी लोग भी ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली ऐसी सिचुएशन में यार मेरे को कॉस्ट ज्यादा हो रही है, दुनिया को जो है, सोसाइटी को जो है इतनी कॉस्ट नहीं है, मेरे को कॉस्ट ज्यादा हो रही है। तो इसकी वजह से लोग क्या करेंगे, ऐसी चीजों को ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे कि यार मैं क्यों ज्यादा प्रोडक्शन करूं, व्हाई शुड आई प्रोड्यूस मोर। दुनिया बेनिफिट ले जाती है, काम मैं करता हूं, खर्चे मैं करता हूं, एनी हाउ है जी। छाया जो है, सब लोग आके इसकी छांव में बैठते हैं, नीचे जो फल टूटा हुआ पड़ा होता है उसको भी उठा के खा लेते हैं, नहीं यार हम नहीं खेल रहे इसके साथ। तो अल्टीमेटली क्या है, मार्जिनल कॉस्ट जो है हम लोग उसको तीन कैटेगरीज में बांट रहे हैं, एक कह रहे हैं मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, एक कह रहे हैं मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट, एक कह रहे हैं मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट क्या है, जो प्रोड्यूसर को टोटल कॉस्ट पड़ेगी प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट से, मार्जिनल मींस एडिशनल। एक्सटर्नल कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी पार्टीज को अदर देन द प्रोड्यूसर या कंज्यूमर या बायर, उनसे जो एक्सटर्नल कॉस्ट पड़ेगी। अब सोचो फैक्ट्री ये बना रहे हैं, ठीक है जी, फैक्ट्री में तोड़ फोड़ चल रही है, नॉइज पॉल्यूशन किसी और को होगा,
फैक्ट्री में जो आउटपुट प्रोड्यूस होगा वो कोई और बेनिफिट ले रहा है उसका, फैक्ट्री जो है पॉल्यूशन करेगी, आजू बाजू वाले लोग जो है उसकी सांस ले रहे हैं पॉल्यूशन की, उनसे उनकी तबीयत खराब हो रही है जी, तो अल्टीमेटली एक्सटर्नल कॉस्ट हो रही है। तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट इज बेसिकली दिस प्लस दिस इज इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो चेंज इन सोसाइटीज टोटल कॉस्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट, एडिशनल यूनिट से हमें कितना एक्सटर्नल खर्चा पड़ता है, तो मार्जिनल सोशल कॉस्ट मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट के बराबर होगी इफ देयर आर नो एक्सटर्नल कॉस्ट। इसके बाद अब देखते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। लेट अस सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर नाउ। फर्स्ट थिंग दैट वी आर सेइंग इज प्राइवेट कॉस्ट क्या चीज है, जो कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ट्रांजैक्शन बियर करता है। सोशल कॉस्ट वो होती है टोटल कॉस्ट जो कि सोसाइटी को होगी प्रोडक्शन या कंजम्पशन ऑफ एन एक्टिविटी की, तो इससे एक्सटर्नल कॉस्ट भी इसमें इंक्लूडेड होती है। ठीक है जी। द एक्टर्स ऑफ द ट्रांजैक्शन, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो लोग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर जो डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो डायरेक्टली कंज्यूम कर रहा है, दे टेंड टू इग्नोर दीज एक्सटर्नल कॉस्ट, एक्सटर्नल कॉस्ट को इग्नोर करते हैं और इसकी वजह से इंक्लूड नहीं होती इनकम स्टेटमेंट में और कंज्यूमर के डिसीजंस में कि भैया हम तो कंज्यूम कर रहे हैं, हमें इससे क्या लेना देना बाकियों से। तो हाउएवर द एक्सटर्नल कॉस्ट आर रियल, एक्सटर्नल कॉस्ट रियल है भाई। किसने पॉलीथीन खरीदी, पॉल्यूशन तो होगा ना उससे, और वो कितने जो है सेंचुरीज में जाके जो है पॉलीथीन जो है वो डिसॉल्व होगी या नहीं होगी, डिपेंड करता है। So what we are saying is these external costs are real and important as far as society is concerned. तो external costs real हैं और important है, इसी वजह से producers इनको लेते नहीं है, did not take into account these externalities, और इसकी वजह से ओवर प्रोडक्शन होगी और मार्केट फेलियर होगा। ठीक है जी दोस्तों। अब ये अप्लाइंग द सेम लॉजिक, नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज होंगी वेयर सोशल बेनिफिट ऑफ कंजम्पशन इज लेस देन द प्राइवेट बेनिफिट। सोसाइटी को जो बेनिफिट हो रहा है वो प्राइवेट बेनिफिट से कम हो रहा है। बंदा दारू पी रहा है, ठीक है जी, और गाड़ी चला रहा है, खुद तो मजे कर रहा है लेकिन बाकियों को, सोसाइटी को जो है नुकसान करा रहा है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द डिस्टिंक्शन बी मेड बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। ठीक है जी। तो ये हम लोगों ने देख लिया प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट, ये हमारा हो गया मामला। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दोस्तों, डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्शन टू सॉल्व नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अभी अभी हमने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज देखी, तो इन नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज को डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले सकती है डायरेक्टली। बड़ा सिंपल है, देखिए डायरेक्ट कंट्रोल्स। व्हाट आर द डायरेक्ट कंट्रोल्स? गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट द नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। पहली चीज तो डायरेक्ट कंट्रोल्स है, दूसरी चीज मार्केट बेस्ड पॉलिसीज है। पहली चीज डायरेक्ट कंट्रोल क्या है, और जी आपने ये काम करना ही नहीं है। अब टेक एन एग्जांपल, भाई हमारे देश में ओ जी वो क्या नाम है, मार्जुआना व्हाटएवर यू से, वीड, स्मैक, ये चीजें अलाउड थोड़ना है। इससे सोसाइटी का, हर एक बंदे का, एवरीबॉडी का नुकसान होता है। जो बंदा लेता है उसको तो मजे आते हैं, जो प्रोड्यूस करता है वो खूब ज्यादा पैसे कमाता है, तो उनका डायरेक्ट प्रोहिबिशन कर देते हैं, ओपनली रेगुलेट करते हैं कि नहीं जी कोई प्रोड्यूस ही नहीं करेगा इस चीज को, जो कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। बंदा तो पी के धुन अपनी तबीयत खराब की दूसरे को जो है पता नहीं, दूसरे को मार पीट दिया, स्मैक किए एंड सो ऑन एंड ऑन। तो ऐसे लोगों से जो है भाई नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी डायरेक्टली रेगुलेट नहीं, ये चीज होगी नहीं। तो प्रोहिबिट कर दिया, लिमिट फिक्स कर दिया ऑन एमिशंस। अब सोचो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको लिमिट कर दिया एमिशंस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। चार्ज किया एमिशन फीस, लॉ पास कर दिए, फॉर्मुलेट किया स्पेशल बॉडीज टू एड्रेस दी प्रॉब्लम कि भैया ये चीज, ये प्रॉब्लम आ रही है, इस प्रॉब्लम को कैसे एड्रेस करें। अब जैसे पटाखे बनाना है भाई, आपने देखे देखे दुनिया को जो है नुकसान हो रहा है, एज द केस में भी भाई जो जला रहा है वो बाकी लोग जो है उसको सूंघ रहे हैं, उनके जो है अंदर देयर लंग्स आर बीइंग अफेक्टेड एंड व्हाटएवर एज द केस में भी। तो प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग, अब देखो दारू सुट्टा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर है ना उनका, प्रोडक्शन में भी क्या है। अब आप देखो हमारे यहाँ पे जो लोकल, यहाँ पर आपको कोई भी विदेशी देसी कोई भी नॉर्मल दुकानों पे मिलेगा, नॉट ड्यूटी फ्री, अदरवाइज देन दैट आपको 750 ml से ज्यादा की बॉटल नहीं मिलेगी। ठीक है जी, 750 1 लीटर की वहां से नहीं मिलती, ड्यूटी फ्री छोड़ दो, ड्यूटी फ्री छोड़ो, बट अदरवाइज देन दैट नहीं मिलेगी। they have their production का scenario, they have their restrictions on that. Advertising उसके ऊपर mention करना है, drinking is injurious to health, smoking is injurious to health, फोटो भी लगा देते हैं भाई। कई लोग कहते हैं पढ़ नहीं सकते तो देख लो, ये हालत हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट्स भी इतनी ज्यादा कर रहे हैं। एडवर्टाइजिंग, यूज और सेल ऑफ मेनी कमोडिटीज सर्विसेज मे बी प्रोहिबिटेड एज द केस में भी। लेकिन देखो आपको पता ही है कि भाई सरकार को इससे खूब कमाई होती है,
और एक्चुअली ये जो ड्रग्स अदरवाइज वाली हैं वो एकदम से वो तो बहुत ही खराब कर देती हैं। ये दारू सुट्टा थोड़ा थोड़ा लिया जाता है तो बंदे फिर भी जी जाते हैं बहुत साल। they live a long life also many a times if they are not chain smokers or extreme regular drinkers. खैर let's not go into that, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा, I am not a doctor, nothing doing. तो प्रोडक्शन में रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, अब आज की डेट में सिगरेट को एडवर्टाइज करना वो अलाउड नहीं है, और कहीं पे भी अगर मूवी वूवी में आएगा तो लिखा हुआ आएगा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। stringent rules may be established in respect of advertising, packaging, labeling, etc. आप देख सकते हैं labeling, etc. के stringent rules हैं ही हैं जो दारू सट्टा की बात कर रहे हैं हम लोग उस हिसाब से। Non adherence of these prescribed laws will invite monetary penalties और criminal liabilities भी हो सकती हैं। तो ये तो है डायरेक्ट कंट्रोल के, डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया, नहीं भैया ये नहीं होगा, इससे एक्सटर्नलिटीज होती हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा मार्केट बेस्ड पॉलिसीज क्या कर सकते हैं, इंटरनलाइज एक्सटर्नल कॉस्ट। एक काम करते हैं, तुम ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हो, तुम ज्यादा कंज्यूम करना चाहते हो, एक काम करो, तुमसे हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। आप कभी रेस्टोरेंट में जाके वहां दारू पियेंगे, बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा वहां पे। एक तो भैया दारू पे पहले टैक्स लगा, जो दारू मिल रही है इन लोगों को रेस्टोरेंट को, वो उस पर ही ऑलरेडी एक्साइज ड्यूटी और अदरवाइज, फिर यहाँ पर जो है जीएसटी भी जो है हाई वाला जीएसटी लगेगा। ले लो मजे, जाओ पियो, एंजॉय करो। तो इंटरनलाइज एक्सटर्नल कॉस्ट इनटू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, उन पे खूब ज्यादा जो है टैक्सेशन वगैरह लगा दो, इनडायरेक्ट टैक्सेस, कि भैया जो कंज्यूम करेगा उसको बहुत ज्यादा बियर करना पड़ेगा। फिर चार्ज करें एनवायरमेंटल टैक्सेस और बाय इशूइंग ट्रेडेबल एमिशन लिमिट्स। इंटरनेशनली तो कार्बन टैक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा चल गया है कि भैया आपको कार्बन एमिशंस की लिमिटेशन लगा दी गई है कि इससे ज्यादा कार्बन एमिशंस नहीं हो सकते, तो उनसे एनवायरमेंटल टैक्सेस जो है चार्ज किए जा सकते हैं एज द केस में भी। और बाय इशूइंग ट्रेडेबल एमिशन परमिट्स, क्या जी इससे आपने अगर टेकन एग्जांपल कम प्रोड्यूस किया है, कम मतलब एमिशन किया है, तो उस केस में जो है कंपनी को जो है वो ट्रेड कर सकती है अनयूज क्रेडिट। और अगर उन्होंने ज्यादा किया है, ठीक है जी, गवर्नमेंट जो है परमिट करती है कि कंपनी जो है इतना कैप है, इससे ज्यादा आप CO2 जी, आप इससे ज्यादा CO2 जो है नहीं एमिट कर सकते, कार्बन डाइऑक्साइड इससे ज्यादा नहीं एमिट कर सकते। जिन्होंने सरपास किया कैप को, उनको जो है टैक्स किया जाएगा। जिन्होंने कम किया, कट किए एमिशंस, जिन्होंने सेव किया, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाए एंड सो ऑन, तो उनको जो है अनयूज क्रेडिट जो है मिलेंगे, जो कि वो दूसरे को बेच सकते हैं एंड दे कैन हैव बेनिफिट, उनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे इस तरीके से। ठीक है जी। अब इसी चीज को अगर हम लोग ग्राफिकली भी एक्सप्लेन करना चाहे तो ग्राफिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब टेक एन एग्जांपल, हम लोग ये कह रहे हैं मार्जिनल सोशल बेनिफिट प्राइवेट बेनिफिट बराबर है, पहले सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग जो है कंजम्पशन वाला, अगर मैं आपको ग्राफ दिखाऊं, वैसे तो उसने बोला नहीं है ग्राफ, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे अगर आप इसका आंसर देखोगे तो इसके आंसर में कहीं पे भी ग्राफ राफ नहीं दिया गया है, बट स्टिल फॉर नॉलेज इट इज गुड टू नो दिस थिंग। अब सोचो, इमेजिन करो भाई बिफोर टैक्सेस प्राइवेट कॉस्ट इतनी है, तो प्राइवेट कॉस्ट इतनी है तो इस वजह से जो है डिमांड जो है वो ज्यादा होगी, ज्यादा क्वांटिटी की कंजम्पशन होगी, प्राइस जो है कंपैरेटिवली कम है। अब यही अगर टैक्स इंपोज कर दिया जाए, प्राइवेट कॉस्ट सोशल कॉस्ट के बराबर कर दी जाए, नाउ दिस इज मार्जिनल सोशल कॉस्ट। अब ये जितनी भी मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है, इतना अगर इनसे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए, तो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा तो इसका इंपैक्ट क्या होगा। ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए में, अभी जैसे ये इक्विलिब्रियम आ रहा था, ये टैक्स कलेक्ट करने के लिए में लोग कंजम्पशन कम करेंगे। भैया आपने टैक्सेस लगा दिए तो प्राइस में इनकॉर्पोरेट हो गया, तो अब आपका इक्विलिब्रियम तो यहां आ गया, क्वांटिटी कम हो गई, प्राइस बढ़ गया। तो उसमें इंपैक्ट क्या हुआ, गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया तो उससे क्वांटिटी कम हो गई, प्राइसेस जो है बढ़ गए। बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन प्राइस कम था, क्वांटिटी ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। अब एक्सटर्नैलिटीज को जो है अवॉइड करने के लिए इस तरीके का सीन किया गया। तो यही वाली चीजों को आप अपने तरीके से जो है एक्सप्लेन करना चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ तो देखिए दोस्तों, डायरेक्ट कंट्रोल्स प्रोहिबिट द स्पेसिफिक एक्टिविटीज दैट आर एक्सप्लिसिटली क्रिएटिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज that require negative externalities to be limited to a certain level. For instance, limiting emissions, भैया इससे ज्यादा emission आप नहीं कर सकते। अगर आपने emission किया तो उस केस में आपको टैक्सेस देने पड़ेंगे। एज द केस में कम किया तो आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, आप बेचना चाहे तो किसी और को बेच भी सकते हो, वो वाला राइट। तो गवर्नमेंट जो है इनिशिएटिव्स देती है नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज के लिए। उन्होंने क्या लिए हैं, डायरेक्ट कंट्रोल्स किए हैं और मार्केट बेस्ड पॉलिसीज। हमने तो लंबा चौड़ा एक्सप्लेन कर दिया था। डायरेक्ट कंट्रोल में क्या है, उन्होंने नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को ओपनली रेगुलेट कर रहे हैं
कि भैया इससे ज्यादा नहीं, ओ ये नहीं करना, लॉ कर दिया, ओ ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे एडवर्टाइज करना, इस तरीके से करना, इस तरीके से कंज्यूम करना, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है। एंड मार्केट बेस्ड पॉलिसीज दैट वुड प्रोवाइड इकोनॉमिक इंसेंटिव्स कि भैया कार्बन आप एमिशन कम करो, आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा, वो आप किसी को बेच सकते हो जिसका ज्यादा कार्बन एमिशन हो रहा है। ठीक है जी, तो उनमें सेल्फ इंटरेस्ट है मार्केट पार्टिसिपेंट्स का, तो वो सोशली ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढेंगे, वो पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स वगैरह लगाएंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब डायरेक्ट कंट्रोल्स में बेसिकली क्या है, स्पेसिफिक एक्टिविटीज लगा दी, ये इसी चीज को एक्सप्लेन कर रखा है, ऊपर वाला इसी पॉइंट को एक्सप्लेन कर रखा है। स्पेसिफिक एक्टिविटीज जो एक्सप्लिसिटली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कॉज कर रही हैं, ठीक है जी, इनको जो है लिमिट कर देंगे सर्टेन लेवल पे। फॉर इंस्टेंस लिमिट इमिशन कर देंगे, प्रोडक्शन, एडवर्टाइजिंग, सेल ऑफ मेनी कमोडिटीज, सर्विसेज प्रोहिबिट कर देंगे एज द केस में भी। stringent रूल्स डाल देंगे एज द केस में भी, एस्टैब्लिश इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग एटसेट्रा। गवर्नमेंट में लेजिस्लेशन पास कर देंगे, ठीक है जी, स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स फिक्स कर देंगे, एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स, एमिशन स्टैंडर्ड्स, नॉन एडहेरेंस करने के लिए में फिर उनको जो मॉनेटरी पेनल्टीज या क्रिमिनल लायबिलिटीज सेट कर देंगे। नेक्स्ट, अनदर सिस्टम क्या हो सकता है, अनदर सिस्टम ये हो सकता है कि इनको जो है चार्ज करो फीस, मार्केट बेस्ड पॉलिसी, पैसे ले लो, तुमने करना है करो, पैसे दे दो मेरे को। तो ऑन एक्टिविटी स्पेसिफिकली नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज वाले, और स्पेशल बॉडीज, बोर्ड्स एटसेट्रा टू एड्रेस द प्रॉब्लम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के। मार्केट बोर्ड्स, मार्केट बेस्ड अप्रोच में जो है एनवायरमेंटल टैक्सेस लगाएंगे, कैप एंड ट्रेड, जैसे मैंने आपको बोला ना कि भाई इससे ज्यादा एमिशन नहीं कर सकते, अगर आपका इसके अंदर अंदर है बल्ले बल्ले है, इससे ज्यादा है तो आप जो है किसी से वो खरीद करो, खरीद लो, उसके एमिशंस कम है तो उनको मॉनेटरी बेनिफिट होगा, आपको मॉनेटरी कॉस्ट होगी। ऑपरेट थ्रू प्राइस मैकेनिज्म्स टू क्रिएट इंसेंटिव फॉर अ चेंज। तो अल्टीमेटली ये यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, डेवलप्ड कंट्रीज ने तो बहुत सारी कंट्रीज ने ये वाले सिस्टम शुरू कर दिए हैं जो हमारा मॉनेटरी पेनल्टीज के साथ साथ ये मार्केट बेस्ड पॉलिसी, कार्बन क्रेडिट, कार्बन एमिशंस के रेस्ट्रिक्शंस एक्सेट्रा। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, नाउ दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर एन इकोनॉमी विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस, देखो सी दिया हुआ है, कंजम्पशन is equal to 50 plus 0.75 YD, तो 50 is basically A autonomous consumption plus ये B marginal propensity to consume कह सकते हैं हम लोग, B is equal to marginal propensity to consume, और ये YD is disposable income। ठीक है जी, I दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 100, G दिया हुआ है 200, बढ़िया है। फिर आगे ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर रिसिप्ट्स R दिया हुआ है इज 110, और इनकम टैक्स दिया हुआ है 0.2y। कहता है कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अभी आईसीआई ने थोड़े से कुछ पेजेस ऐड किए थे जो कि मैंने ऑलमोस्ट मुझे याद नहीं, 1-1.5 महीना पहले हमारे 1-2 महीना पहले तो कम से कम मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिए थे कि आईसीआई ने इसी साल में शुरुआत में स्टडी मटेरियल रिवाइज करके कुछ नए पेजेस ऐड किए, तो वो नए पेजेस मैंने आपको जो है हमारी उस पे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल आईजीपी क्लासेस पे ऑलरेडी मैं ये दे चुका हूं। तो ये आपका जो ये मल्टीप्लायर है, अगर ट्रांसफर रिसिप्ट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स भी हो, इनकम टैक्स भी हो, ठीक है जी, डिस्पोजेबल इनकम को लेके चलना हो, राइट, तो उस केस में हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, अगर हमें इफ वी हैव टू टेक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो, ठीक है जी, तो हाउ डू वी कैलकुलेट। ऑर्डिनरली तो हम लोग क्या करते थे, 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी कर देते थे, ठीक है ना, ये बी वॉज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 माइनस बी या 1 अपॉन एमपीएस भी कह सकते हो, ठीक है जी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव व्हाटएवर। लेकिन अब हमारा जो मल्टीप्लायर इस सिचुएशन में निकलता है, इस केस में हमारा जो मल्टीप्लायर निकलता है वो कैसे निकलेगा दोस्तों, मैं आप लोगों को इसकी रिवीजन करा दूं क्विकली। तो ये कॉन्सेप्ट जो है आपका आईसीआई ने अभी जस्ट ऐड किया था 2021 के बिगिनिंग में। तो गवर्नमेंट सेक्टर इनकम डिटर्मिनेशन का अगर लमसम टैक्स लगता है, अब टैक्स भी दो तरह का लगता है, एक लमसम टैक्स भी लग सकता है और एक टैक्स एज अ फंक्शन ऑफ इनकम भी लग सकता है, तो दोनों में अलग अलग मल्टीप्लायर का सिस्टम है। लमसम टैक्स के साथ ट्रांसफर पेमेंट्स रिसिप्ट्स भी लगेंगी, यहां पर लमसम टैक्स तो है नहीं, वैसे ये सिचुएशन तो है नहीं, तो ये वाला पोर्शन चलो काट देते हैं। लमसम टैक्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, लेकिन भाई टैक्स भी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, टैक्स तो है ही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी है, जी भी है, और ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर रिसिप्ट्स भी हैं।
तो जी भी है, टी भी है और आर भी है, ट्रांसफर रिसिप्ट्स भी हैं या ट्रांसफर पेमेंट्स भी है। तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट जो है लगना है इस सवाल में, क्योंकि इस क्वेश्चन में टैक्स भी है। हाँ, टैक्स ऑब्वियसली ये वाला नहीं है, टैक्स ऑब्वियसली ये वाला है, तो कोई बात नहीं, तो ये वाला टैक्स लगा देंगे। दूसरा वाला जो कांस्टेंट वाला टैक्स है, ये वाली चीज काट देंगे, दिस विल कट, नो इश्यूज। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। ठीक है जी, इनटू ये नेशनल इनकम अगर हम लोगों ने निकालनी है तो ये हमारा जो है मल्टीप्लायर इस तरीके से हम लोगों ने निकालना है। नेशनल इनकम में ये a प्लस बी टी बार, क्योंकि ये कांस्टेंट टैक्स अब है ही नहीं। कांस्टेंट टैक्स देखो मैंने आपको क्या बोला, ऑटोनोमस कांस्टेंट टैक्स ये है ही नहीं इस सवाल में, इस केस में है ही नहीं, तो ये छोड़ दो। ए ऑटोनोमस कंजम्पशन तो है ही है, बीटीआर या जो भी हमारा ट्रांसफर रिसिप्ट्स, दिस इज ट्रांसफर रिसिप्ट्स टीआर, बी भी ये पता है हमें, टीआर भी पता है हमें, आई भी पता है, जी भी पता है। तो ये वाला हम लोगों ने जो है फंडामेंटल लगाना है। अब इस तरीके से अगर ये आप जिस भी तरीके से सॉल्व किया हुआ यहाँ पर, वॉट एवर इज द वे, अब अल्टीमेटली उसने क्वेश्चन में मांगा क्या है हमसे, आप ये देखो, उसने कहा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालो। तो मैं आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ये निकाल के दिखा देता हूं। सो गाइज व्हाट इज गोइंग टू हैपन ओवर हियर इज 1 डिवाइड बाय 1 जो है y, अगर मैं कहूं तो y को तो y कह देता हूं, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी। बी जो है हमें ये जो पहली इक्वेशन दी हुई है, ये a प्लस बी वाई डी दी हुई है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस केस में हम लोगों ने क्या करना है, ये a 50, b इज 0.75, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 1 रुपया इनकम बढ़ेगी तो 75 पैसे कंजम्पशन में लगाएंगे, 25 पैसे सेव करेंगे। तो उस हिसाब से ये हमने यहां पर लगाना है 1 माइनस 0.75। अब आप यहां देख सकते हैं हमें जो टैक्स रेट दिया हुआ है, वो टैक्स रेट जो है कहां गया, ये रहा टैक्स, 0.2 आया है, मतलब 20% ऑफ इनकम इज टैक्सेशन। तो हम लोगों ने क्या करना है दोस्तों, यहां पर इंटू 1 माइनस 0.2 कर देना है, क्योंकि इनकम जितनी भी होगी, इनकम जितनी भी होगी उसका 20% हमारे को टैक्स लगना है। तो उस हिसाब से 1 डिवाइड बाय 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस टी। ठीक है जी, कंजम्पशन आफ्टर टैक्स ही कर पाओगे भाई, कंजम्पशन कब करोगे, जितनी कमाई होगी उस पर टैक्स जाएगा, टैक्स बच जाएगा तो उसके बाद रिमेनिंग कंजम्पशन कर पाओगे। इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है दोस्तों, ए हमारा 50 था, ठीक है ना, ए हमारा ये देख सकते हो, ये रहा ए 50, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, माइनस बी टी बार तो है ही नहीं भाई, टी बार नहीं है, टी बार इंटू बी लिख करने की जरूरत नहीं, कॉन्स्टेंट टैक्स इस सवाल में है ही नहीं, छोड़ दो उसको। ठीक है, ये है बी टी आर, बी इज 0.75। ट्रांसफर रिसिप्ट्स हमने क्वेश्चन में देखी थी, कितनी थी ट्रांसफर रिसिप्ट्स, आओ देखें, ट्रांसफर रिसिप्ट्स, ट्रांसफर रिसिप्ट्स, ट्रांसफर रिसिप्ट्स, ये रही ट्रांसफर रिसिप्ट्स या ट्रांसफर पेमेंट्स 110। तो ये हमारी इंटू 110 है, ठीक है जी। तो 110 जो ट्रांसफर रिसिप्ट्स आएंगे उसका भी 75% जो है कंजम्पशन में लगाएंगे, एज द केस में भी, प्लस आई। इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है दोस्तों, आई मैंने आपको सवाल में दिया हुआ है 100 और जी आपको दिया हुआ है 200, तो 100 और ये 200 प्लस करेंगे, प्लस 200। अब इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा कितना आ जाता है, लेट्स डू दी मैथ्स। y इज इक्वल टू, ये पहले तो 0.75 इंटू 0.8 किया तो 0.6 आया, तो ये 1 डिवाइड बाय 0.4 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस 0.6 इज 0.4, तो 2.5 कह सकते हो एज द केस में भी। अब इसको आपने क्या करना है दोस्तों, ये जैसे मल्टीप्लायर अगर हमारा हो गया, इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप दोस्तों, ये आपकी ऑटोनॉमस, देख लेते हैं ये सारा ओवरऑल, अगर मैं इन सबको सम अप कर लूं पहले, ये 50 तो मेमोरी में डाल ही दिया, 110 इंटू 0.75 ये भी मेमोरी में डाल दिया 82.5, फिर 300 और डाल दिया, तो ये मेरा दोस्तों 300 और डालने के बाद 432.5 आ गया। तो दोस्तों 432.5 मल्टीप्लाइड बाय ये जो है हमारा 2.5, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 0.4 इज 2.5, तो ये हमारा 1081.25 हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स,
इफ यू सी, सिर्फ आंसर देखो, ये 432.5, ये 1081.25, ये y हो गया। सिंपल। प्रेजेंटेशन आपकी मर्जी है, शॉर्ट में लिखना है शॉर्ट में लिखो, मैंने सीधा आपको इस तरीके से करा दिया। दूसरी चीज क्या मांग रहा है दोस्तों, एक तो आपसे ये इनकम मांग रहा था, दूसरा वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। अभी तो 2.5 देखा, 1 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अभी तो हमने ये देखा था, 1 डिवाइड बाय 0.4 इज 2.5। तो हमारा मल्टीप्लायर जो है दोस्तों, ये रहा हमारा 2.5 मल्टीप्लायर, ठीक है जी। ये क्लोज इकोनॉमी वगैरह नहीं है भैया, यहाँ पर टैक्स वैक्स लग रहा है क्लोज इकोनॉमी, चाहे भाई अपना टैक्स भी है इसमें, तो टैक्स को इन्वॉल्व करके 2.5 आता है। ये 1 माइनस बी नहीं है, इंटू 1 माइनस टी भी है। ये आंसर ठीक लिखा हुआ है, यहाँ पर छोड़ कर रखा है, ठीक है जी। दिस इज हेयर बाय दिस कॉस्ट। नाउ बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगली चीज आती है फिर, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मनी, वी निकालना है हमें। व्हेन मनी सप्लाई is 5,000 billion. This is not money supply, this is money in circulation. इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं M। प्राइस P 110 है, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन T कहते हैं हम लोग इसको, और V हमें निकालने को बोल रहा है। दोस्तों फिशर की थ्योरी अगर आप लोगों को याद है मनी डिमांड की, तो बहुत अच्छी बात है। मनी डिमांड, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड, हम लोग इसको क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं आज की डेट में। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है, टोटल द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। इसमें बेसिकली क्या कहा जाता है, फिशर ने इस थ्योरी में क्या कहा था, उन्होंने कहा था मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव ओनली। मनी इज डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन मोटिव ओनली, कहने का मतलब अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं कहूं मनी डिमांड, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए, कहने का मतलब ट्रांजैक्शन करना है, ट्रांजैक्शन करना है, तो ये मनी डिमांड इसीलिए किया जा रहा है। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज मनी डिमांड इज इक्वल टू पी इंटू टी। जो भी बंदा कंज्यूमर है वो क्या करेगा, प्राइस देगा और ट्रांजैक्शंस करेगा, दिस इज मनी डिमांड। इन एन इक्विलिब्रियम सिचुएशन मनी डिमांड विल बी इक्वल टू मनी सप्लाई। और मनी सप्लाई क्या है, अब ये मनी इन सर्कुलेशन को हम लोग एम कहते हैं, इंटू वी वेलोसिटी ऑफ मनी, कितनी बार मनी घूमा। आप समझो बात को, प्राइस कितना है दोस्तों 110, 110 रुपए का प्राइस है, और कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, 200 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मींस टोटल जो मनी डिमांड है इस पर्टिकुलर पीरियड में वो 22,000 जो भी है, एज द केस में बिलियन होगा, ये 22,000 बिलियन होगा, व्हाटएवर एज द केस में भी, ठीक है जी। तो इन दिस केस अगर मैं कहूं ये 22,000 बिलियन की इनकी डिमांड है, ये मनी इन सर्कुलेशन अगर 5,000 बिलियन है, मल्टीप्लाइड बाय वी, दिस शुड ऑल्सो बी बिलियन। दिस इज बी, दिस इज बी। तो अल्टीमेटली क्या होगा दोस्तों, ये v विल बी इक्वल टू, v इज इक्वल टू, ये हो गया 22,000 b डिवाइड बाय 5,000 b विल बी इक्वल टू 4.4 आ रही है। एक बार इस थ्योरी में देख भी लेते हैं, इस थ्योरी में क्या था, mv इज इक्वल टू pt। मनी इज अ फंक्शन ऑफ, मनी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ दिस प्राइस। बेसिकली हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है, जैसे यहां पर मनी फ्लो कितना है, मनी यहां पर 5,000 बिलियन था, m 5,000 बिलियन। वेलोसिटी मुझे नहीं पता कितनी बार ये मनी घूमा, क्योंकि यार इट चेंजेस हैंड्स, राइट, हाउ मेनी टाइम्स इट मूव्स, तो वी डू नॉट नो v कितना है, राइट। mv इज इक्वल टू pt, राइट, mv इज इक्वल टू pt, दिस इज मनी सप्लाई। अब प्राइस कितना है 110 मल्टीप्लाइड बाय ट्रांजैक्शन कितने हैं, ये 200 बिलियन होना चाहिए। So this, in an equilibrium situation, this will be the case, and ultimately 22,000 divided by 5,000 billion is equal to, ये आप जो है P is equal to mv upon T कह दो, या V अगर निकालना है तो V is equal to PT divided by M, ये कर सकते हो आप। और यही चीज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये 4.4 निकाल रखा है एज द केस में भी आंसर फाइनली। नाउ एक्चुअली इस थियोरी ने क्या कहा था, इस थियोरी में फिशर साहब ने ये कहा था दैट द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ कमोडिटी
डिटरमाइन करते हैं बेसिकली जितना मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाते जाओगे उतने प्राइसेस बढ़ते जाएंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मनी सप्लाई बढ़ा 5000 बिलियन से 10,000 बिलियन हो गया, 5000 बिलियन से 10,000 बिलियन हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। यार लोगों के पास पैसा ज्यादा है, खर्च ज्यादा करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस अप जाएंगे, सिचुएशन इन्फ्लेशन आएगी, दे विल डिमांड मोर, डिमांड बढ़ेगी, मनी ज्यादा आएगा, डिमांड बढ़ेगी, वैल्यू फॉर मनी डाउन जाएगी, बेसिकली परचेजिंग पावर जो है वो डिक्रीज होगी, इन्फ्लेशन होगा, व्हाटएवर एज द केस में भी। सो कमिंग बैक टू दिस, अब इस क्वेश्चन में खैर सेकंड पार्ट में क्या मांग रहा है दोस्तों, वो कह रहे हैं व्हाट विल बी द आउटकम इफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस टू 225, टी ट्रांजैक्शन 225 है। सो माय डियर फ्रेंड्स, कमिंग बैक टू दिस सिचुएशन अगेन, यहां पर अब क्या हो जाएगा, 5000 बिलियन इंटू वी पता नहीं इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाइड बाय 225 बिलियन। सो अल्टीमेटली वी इज इक्वल टू 225 multiplied by 110 is equal to 24750 billion divided by this divided by 5000 billion. So my dear friends, this is 4.95 V आ गया मेरा, जो कि आप देख सकते हैं 4.95 हो गया, that's it, 4.95 V. Now comes the next question. Assess the role of bank rate as an instrument of monetary policy. दोस्तों आप लोगों को पता है बैंक रेट बेसिकली जो है आरबीआई फिक्स करता है, ठीक है जी। मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोग अगर देखें तो बैंक रेट आपको आरबीआई की साइट से मिल भी जाएगा बेसिकली। जो जैसे अगर मैं आरबीआई की साइट अगर मैं खोल के दिखाऊं, इफ आई शो यू दी आरबीआई की साइट, तो दोस्तों आरबीआई की साइट अगर खोलें यहां पर, तो यहां आपको यू कैन गो ऑन द आरबीआई साइट, RBI.org.in पे जा सकते हैं आप। तो यहां पर आपको पॉलिसी रेट्स मिल जाएंगे एज द केस में भी। यहां पर आपको ये बैंक रेट मिलेगा, और ये बैंक रेट किसके बराबर है दोस्तों, ये बैंक रेट अगर आप देखेंगे, दिस बैंक रेट इज इक्वल टू एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट के बराबर है। तो आप इसी के बारे में ये बोल सकते हैं कि बैंक रेट इज इक्वल टू एमएसएफ रेट, और ये भी याद रखिएगा दैट दिस इज ऑलवेज रेपो रेट से 25 बेसिस पॉइंट्स ऊपर होता है। रेपो रेट जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे एमएसएफ और बैंक रेट जो है वो बदलेगा। तो लेट अस सी, लेट अस कम बैक टू आवर पॉकेट बुक। तो बैंक रेट जो है आरबीआई प्रोवाइड करता है, लोन देता है टू द बैंकिंग सिस्टम। एमएसएफ से आपको पता ही है लोन दिया जाता है बैंकिंग सिस्टम में, इसको डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है। बेसिकली इट इज कॉल्ड द की इंटरेस्ट रेट ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल अदर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स आर कैलकुलेटेड। ये बढ़ेगा तो लोन्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, डिपॉजिट्स के रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, ये घटेगा तो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डाउन जाएंगे। अगर मैं कहूं तो ओवर द पास्ट 3 years दिस रेट हैज कम डाउन फ्रॉम मतलब 6.5 6.25 से 4.25 के लेवल पे आ गया है, काफी ज्यादा। क्योंकि आप समझ सकते हैं थोड़ा सा हालात जो है इकोनॉमी में अभी कोविड-19 के कारण तो और बहुत ज्यादा गड़बड़ है, तो इस वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट हैव बीन रिड्यूस्ड स्लैश्ड अ लॉट, डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट मिल नहीं रहे और लोन्स जो है इसीलिए सस्ते में मिल रहे हैं एज द केस में। लेट्स नॉट गो इनटू दैट। तो इट इज अलाइंड विद एमएसएफ रेट। अभी अभी मैंने आपको दिखाया था दैट एमएसएफ रेट जो है उसके बराबर है बैंक रेट, तो इट इज अलाइंड विद एमएसएफ रेट विच इज लिंक्ड टू पॉलिसी रेपो रेट। रेपो रेट से एमएसएफ रेट जो है, मैंने आपको क्या बोला, जितना भी रेपो रेट है उससे 25 बेसिस पॉइंट या 0.25% जो है ऊपर होता है, और उतना ही फिर हमारा बैंक रेट होता है। ठीक है जी, 10 चेंज इन एमएसएफ रेट से बैंक रेट बदलेगा, और एज द केस में भी रेपो रेट से लिंक्ड है सब कुछ। नाउ इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। अगर किसी बैंक ने सीआरआर एसएलआर में मेंटेनेंस नहीं की तो जो आरबीआई इनसे डिफॉल्ट में जो चार्ज करेगा वो इस 4.25% के हिसाब से चार्ज करेगा। अब बढ़ते हैं आगे। So let us see what is written over here. The bank rate aligned with MSF, marginal standing facility rate. Therefore, when MSF rate changes alongside the policy repo rates changes, अगर बट ऑब्वियसली बात है भाई, रेपो रेट बदलता है तो MSF रेट बदलता है तो जो है बैंक रेट बदल जाता है। बैंक रेट ऑल्सो चेंजेस ऑटोमेटिकली, बट ऑब्वियसली बात है बैंक रेट इज
नाउ यूज ओनली फॉर कैलकुलेटिंग पेनल्टी और डिफॉल्ट ऑन CRR एंड SLR, ये हम लोगों ने देख लिया था। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप। दोस्तों हम लोगों ने थियरीज ऑफ मनी डिमांड में ये पढ़ी हुई है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था। तो लेट अस क्विकली रिवाइज दिस कॉन्सेप्ट। इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट एक्चुअली। एग्रीगेट, आपको ये तो पता ही है कि जो थियरी जेम केन्स ने दी थी, ठीक है जी, जो ये थ्योरी आपके आई थी, आपके अलग अलग थ्योरीज जो आई थी। इफ आई राइट द नेम्स ऑफ ऑल द थ्योरीज, लेट मी राइट द नेम ऑफ ऑल द थ्योरीज, हियर वी गो, पूरे कागज पे लिखते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आई थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। यहां इसको हम आज की डेट में क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। ये दी थी फिशर ने। इसको क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या फिशर ट्रांजैक्शन थ्योरी भी कहा जाता है। फिर इस थ्योरी से नेक्स्ट आई थी दोस्तों कैम्ब्रिज थ्योरी, या इसको नियो क्लासिकल थ्योरी कहते हैं आज की डेट में। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने ये थ्योरी बनाई थी। तो पहली वाली जो थ्योरी थी, फिशर ने कहा था कि सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए लोग मांगते हैं। दूसरी थ्योरी कैम्ब्रिज थ्योरी ने कहा नहीं जी, ट्रांजैक्शन पर्पसेस के साथ जो है लोग प्रिकॉशनरी पर्पसेस के लिए भी मानते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज, ये मतलब वैसे तो थ्योरीज 6 हैं, बट जो थ्योरी हमारे लिए है वो ये है, कीन्सियन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। यहां ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए मांगते हैं लोग, यहां ट्रांजैक्शन पर्पसेस प्लस प्रिकॉशनरी पर्पसेस के लिए मांगते हैं, यहां ट्रांजैक्शन पर्पसेस, प्रिकॉशनरी पर्पसेस एज वेल एज स्पेक्युलेटिव पर्पसेस के लिए लोग मांगते हैं मनी, एज द केस में भी। खैर, कमिंग बैक टू दिस अगेन, तो उसने लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट हमसे बोला है कि आप एक काम कीजिए, हमें लिक्विडिटी ट्रैप का कॉन्सेप्ट बताइए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस थ्योरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लेट अस जस्ट क्विकली रिवाइज रेलिवेंट कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू दिस। देखिए, इंटरेस्ट इलास्टिक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ये कहते हैं कि भाई इंटरेस्ट इलास्टिक है, इन्वर्सली रिलेटेड है। जैसे जैसे देखिए, स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी की अगर हम बात करें, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, डिमांड फॉर मनी जो है वो कम होती जाएगी। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, स्पेक्युलेटिव, नॉट ट्रांजैक्शन, सिर्फ स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी। हम लोग ये कह रहे हैं जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे हमारी डिमांड फॉर मनी, ये इन्वर्सली रिलेटेड होगा ना, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, लोग बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो एट अ वेरी लो रेट, लेकिन अब सोचो, इमेजिन करो, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, लेट्स से 0.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वेरी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जेम केन्स ने कहा हेलो, नहीं जी सॉरी, लोग फिर होल्ड करेंगे मनी लिक्विड फॉर्म में और इन्फिनिटी। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस या लिक्विडिटी ट्रैप की सिचुएशन आ जाती है। भैया ये 0.5%, भैया मैं नहीं कर रहा यार इन्वेस्ट, जब बढ़ेगा तभी इन्वेस्ट करेंगे, अभी तो वील होल्ड दी मनी, विल नॉट इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। तो डिजायर टू होल्ड द बॉन्ड्स इज जीरो, मैं नहीं कर रहा बॉन्ड्स होल्ड, हम लोग जो है मनी अपने पास रख लेंगे। तो पैरेलल टू एक्स एक्सेस हमारा मनी कर्व बन जाता है। स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है, ये जो हमारा कर्व है, ये फिर पैरेलल इंफिनिटी तक ऐसे जाता रहेगा। एनी हाउ, नाउ कमिंग बैक टू दिस अगेन, तो देखिए लिक्विडिटी ट्रैप को कैसे डिफाइन किया गया। अब यहाँ कोई ग्राफ यहाँ ये कोई बना ही नहीं रहे, मर्जी है जी, मतलब मैं तो कहूंगा आप बना दे तो अच्छा रहता है। लिक्विडिटी ट्रैप इज अ सिचुएशन वेयर डिजायर टू होल्ड बॉन्ड्स इज वेरी लो, हम नहीं रखना चाहते जी। इट अप्रोचेस जीरो, जीरो नहीं जी, हमें चाहिए ही नहीं,
डिमांड टू होल्ड मनी इन लिक्विड फॉर्म एज एन ऑल्टरनेटिव अप्रोच इन्फिनिटी हो जाता है कि हाँ जी ये मुझे चाहिए। तो पीपल एक्सपेक्ट राइज इन इंटरेस्ट रेट, लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़े, कॉन्सिक्वेंट टू फॉल इन बॉन्ड प्राइसेस। तो देखो सिंपल सी बात यह है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं उनके प्राइसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर जाते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस, जो एग्जिस्टिंग इशूड बॉन्ड्स हैं उनके प्राइसेस नीचे जाएंगे। ठीक है जी, तो एक काम करेंगे यार, हम लोगों ने कैपिटल लॉस नहीं चाहिए, हम लोग अपने पास कैश ही रखेंगे। तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी परफेक्टली इलास्टिक है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट। स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है जब ये सिचुएशन आती है, जब देखो वैसे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा तो ये अपने पास डिमांड फॉर मनी कम करके इन्वेस्ट करते जाएंगे, इन्वेस्ट करते जाएंगे, इन्वेस्ट करते जाएंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इनकी लोगों की लिक्विडिटी प्रेफरेंस होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया 0.5%, भैया इस पे मैं नहीं कर रहा यार, मेरे पास कैश ही होल्ड करूंगा। तो बॉन्ड्स हम लोग नहीं होल्ड कर रहे, सिर्फ कैश होल्ड कर रहे हैं, जब बढ़ेंगे इंटरेस्ट तभी इन्वेस्ट करेंगे एंड सो ऑन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज दोस्तों, एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन परचेजिंग पावर ऑफ मनी एंड जनरल प्राइस लेवल। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। वंस अगेन सेम फिशर की ट्रांजैक्शन अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच, वॉट एवर यू में से, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी जो हम लोग कहते हैं। तो दोस्तों मनी इज डिमांडेड ओनली फॉर ट्रांजैक्शन, सिर्फ ट्रांजैक्शन के लिए होल्ड करते हैं हम लोग। यहाँ स्पेकुलेशन और जो प्रिकॉशनरी पर्पस है उसको नहीं मान के चलते हैं। तो बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ मनी चेंज किससे करती है, जनरल प्राइस लेवल। सिंपल सी बात क्या है, जितना ज्यादा आप मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, जैसे आप इंक्रीज इन मनी सप्लाई करोगे तो प्राइस लेवल जो है बट ऑब्वियसली बात है बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इस थियोरी के हिसाब से चलें तो जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी ये बात कि हमारे कम बैक ये हमारी MV इज इक्वल टू PT, ये जो था मैंने आपको बात बोली थी। और एक्चुअली क्या है, इनके हिसाब से ये M बदल सकता है, P बदल सकता है, बट ट्रांजैक्शंस और वेलोसिटी एकदम से नहीं बदलते। तो ये दोनों जो है एज सच कांस्टेंट रहते हैं। तो अल्टीमेटली जितना आप मनी इन सर्कुलेशन बदलते जाओगे उतना आपका प्राइस बदलता जाएगा, एंड दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड इन द लास्ट सेंटेंस। अगर आप लास्ट सेंटेंस में पढ़ोगे तो यही वाली चीज बोली जा रही है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई करोगे, क्यों, क्योंकि मनी सर्कुलेशन अगर आपने बढ़ा दिया तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी हो जाएगी, परचेजिंग पावर डाउन चली जाएगी, एज द केस में। ठीक है जी, एंड दिस इज व्हाट इज प्रॉब्ली इसी के जैसा कुछ लिखा होगा, वैल्यू ऑफ मनी इज लिंक्ड टू इट्स परचेजिंग पावर। Purchasing power से linked है, purchasing power is the inverse of the average or general price levels as measured by the consumer price index, whatever। तो ये हम लोगों ने देखा था, ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके गाइस, नेक्स्ट, व्हाई डू पीपल डिमांड मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव। तो दोस्तों जो जेम केन्स ने थ्योरी दी थी लिक्विडिटी प्रेफरेंस की, उस लिक्विडिटी केन्जियन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस में उन्होंने कहा था प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भी लोग रखते हैं। तो क्यों रखते हैं, एक बार उसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। प्रिकॉशनरी मोटिव्स के लिए क्यों रखा जाता है, बेसिकली लिक्विडिटी किस लिए रख रहे हैं, अगेंस्ट अनसर्टेन फ्यूचर। फ्यूचर इज अनसर्टेन, हमें नहीं पता जी क्या होगा। तो बेसिकली लोग, जैसे प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए अगर हम कहें तो प्रिकॉशनरी मोटिव का डिमांड जो है डिपेंड करती है लोगों की इनकम पे। प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए भाई जितना रखना है, जिसकी ज्यादा कमाई होगी वो प्रिकॉशन के लिए ज्यादा रखेगा, और साथ में वो ऑप्टिमिस्ट है या पेसिमिस्ट है, उसकी फार साइटेडनेस। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना या कुछ ऐसा, ये लॉकडाउन आया तो पीपल प्रेफर्ड मनी कि नहीं यार होना चाहिए हमारे पास, ये नहीं हो कि हम फंसे हो इन्वेस्टमेंट्स में, एंड सो ऑन, एंड डिपेंड करता है। फिर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है कि भैया कैसी कंडीशंस चल रही हैं, और इंडिविजुअल ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, एटसेट्रा, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है। सो अगर आप देखेंगे तो अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड अंडर प्रिकॉशनरी मोटिव इज टू मीट अनफोरसीन अनप्रेडिक्टेबल कंटिजेंसीज, जो मैंने अभी आपको ये बात बताई थी, अनसर्टेन फ्यूचर है, इसको यही अनफोरसीन कंटिजेंसीज, अनप्रोडक्टेबल कंटिजेंसीज। तो मनी पेमेंट्स करनी पड़ सकती है, डिपेंड करता है साइज ऑफ इनकम पे, इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल कंडीशंस पे, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी, ऑप्टिमिस्ट है, पेसिमिस्ट है, फोरसाइटेडनेस एटसेट्रा।
ये सारी चीजों पे जो है देखा जा सकता है। अब बढ़ते हैं आगे। हाउ रियल जीडीपी इज बेटर मेजर ऑफ इकोनॉमिक वेलबींग। हमने ये शुरुआत में भी यही वाली चीज देखी थी। क्या देखी थी हम लोगों ने? देखा था बेसिकली नॉमिनल जीडीपी होता है और रियल जीडीपी होता है। या नॉमिनल जीडीपी जो होता है क्यू इंटू पी, दैट इज से यहाँ पी जो होता है करंट प्राइस जो अकाउंटिंग ईयर का है। क्वांटिटी तो हमारी फाइनल गुड्स की है, ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी तो हमारी फाइनल गुड्स की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पी स्टार यहाँ हमारा बेस ईयर का कांस्टेंट प्राइस होता है। तो कहा यह जाता है रियल जीडीपी इज अ बेटर इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का बेटर इंडेक्स क्यों है? क्योंकि ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर है। इसमें बेसिकली लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस अगर बढ़ेगा तभी हमारा रियल जीडीपी बढ़ेगा, क्योंकि यहां चेंज इन प्राइसेस से नहीं बदलता। और साथ में आप बताना चाहें तो रियल जीडीपी बता सकते हैं इस तरीके से निकलता है, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू 100, या जीडीपी डिफ्लेटर अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, यूज्ड टू डिफ्लेट टेक इन्फ्लेशन आउट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। तो प्राइस इंडेक्स यूज्ड टू कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। इसको अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, डिपेंड करता है। So real GDP is calculated in such a way कि goods and services produced in a particular year are evaluated at some constant set of prices, constant prices, base level of prices। जैसे 2011-12 को अगर बेस लिया जाए तो 2021 में भी हम लोग 2011-12 के प्राइसेस पे लेंगे, तो कॉन्स्टेंट प्राइसेस पे लेंगे। तो उस केस में जो है हमारा ये रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर है। It does not affect the changes in prices. It changes only जब there will be change in output produced। इसीलिए रियल जीडीपी जो है हम लोग कहते हैं is a better measure of economic well-being। और फिर आप रियल जीडीपी अगर निकाल के बताना चाहो तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय जो जीडीपी डिफ्लेटर है, या जीडीपी डिफ्लेटर बताना चाहो तो वो आपकी मर्जी है, कोई भी एक चीज बता देंगे काफी रहेगा। जीडीपी डिफ्लेटर जो इस तरीके से निकाला जा सकता है एंड सो ऑन। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट दोस्तों वो कह रहा है ब्रीफली एक्सप्लेन न्यू ट्रेड थ्योरी एंड उसकी इंपॉर्टेंस भी बताओ। दोस्तों न्यू ट्रेड थ्योरी एक बार क्विकली रिकॉल करते हैं। अलग अलग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड थी। अब एक्चुअली भाई कंपैरेटिव एडवांटेज, एब्सोल्यूट एडवांटेज, इन सब थ्योरीज के बाद एक न्यू ट्रेड थ्योरी जो है 1970s और अर्ली 80s में आई। बेसिकली एंटिटी ने कई तरह के इकोनॉमिक मॉडल्स को मर्ज किया और उन्होंने कहा यार देखो अल्टीमेटली इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स देखे, जैसे आज की डेट में हम अपने देश में भी देखें तो हमारे यहाँ मोबाइल, बर्गर, कार्स सिर्फ इंडिया वाली नहीं होती। बर्गर हमारे पास इंटरनेशनल, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, हमारे देसी थोड़ा ना है, देसी भी मिल रहे हैं बट विदेशी भी मिल रहे हैं, ठीक है जी। तो डिपेंड करता है, मोबाइल्स भी इसी तरीके से हमारे देसी भी होंगे लेकिन विदेशी भी होंगे। भाई आपको जो है दिस आईफोन भी मिलेंगे, सैमसंग का भी मिलेगा, वीवो एटसेट्रा। और अगर मैं बोलूं इंडियन तो आपको इंडियन भी कोई ना कोई ब्रांड मिल जाएंगे। इस तरीके से कार्स भी इंडियन भी मिलेंगी, आपको मारुति भी मिल जाएगी, एज वेल एज आपको टोयोटा भी मिल जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो बेसिकली लोग जो है परचेस करते हैं इवन दो अदर कंट्रीज में भी प्रोड्यूस हो रही है, हमारी भी यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। तो बेसिकली ये थ्योरी अपने आप में ये कहती है कि चाहे सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हो, आईटी, फूड, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमेटिव, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेटिव, इन सेक्टर्स में खास करके। अब ये थ्योरी किन अजम्पशंस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है, देखो ये दो कंट्रीज में कमोडिटीज एंड फैक्टर एंडोमेंट्स है जी, वो एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। अब एक चीज ध्यान से सुनना, ऐसा हो सकता है कोई एक कंट्री में वो चीज प्रोड्यूस हो रही है लेबर से, दूसरे में प्रोड्यूस हो रही है कैपिटल से, मशीन से। तो हम लोग क्या कहते हैं उस केस में फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल हो सकता है, एक जगह कैपिटल इंटेंसिव है, दूसरी जगह लेबर इंटेंसिव है। और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो सेम नहीं है अक्रॉस द नेशन, सबकी अलग अलग टेक्नोलॉजी है। तो इस वजह से क्या है, टेस्ट और प्रेफरेंस लोगों का आइडेंटिकल नहीं है अक्रॉस द नेशंस। और फैक्टर्स जो है मोबाइल है, इधर से उधर जा सकते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी, एज वेल एज इंक्रीजिंग रिटर्न्स ऑन स्केल इज पॉसिबल। अगर न्यू टेक्नोलॉजीज लेके आएंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, कॉस्ट कम होगी, और कस्टमर की अपनी टेस्ट और प्रेफरेंस भी है एज द केस में। सो गाइज इसको आप अपने शब्दों में न्यू ट्रेड थ्योरी को जितना लिखना चाहिए। अच्छा अभी ये मेरी तरफ से भी खत्म नहीं हुई थी। क्रिटिकल फैक्टर्स इन डिटरमाइनिंग ट्रेड पैटर्न्स क्या है? तीन चीजें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नेटवर्क इफेक्ट और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बेसिकली क्या है, सेविंग्स इन कॉस्ट होंगे अगर हमने अर्ली एंट्री कर ली और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करते गए, ऑटोमेशन लेके आते गए एंड सो ऑन। नेटवर्क इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट कहते हैं हम लोग कि भाई एक बंदे ने खरीदा, अरे मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अरे मेरे को बड़ा अच्छा लगा, अरे अरे बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया। तो उसमें क्या हो, प्रोडक्ट या सर्विस जो है गेन करती है एडिशनल वैल्यू, जैसे ही ज्यादा लोग यूज करते हैं तो इट गेन्स मोर वैल्यू। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मेनी प्रोड्यूसर्स जो है सेल करते हैं सेम प्रोडक्ट्स
डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आइडेंटिकल है, सबकी ब्रांडिंग अलग है, क्वालिटी अलग है। आप जैसे मैकडोनल्ड्स का जो बर्गर है उसका टेस्ट, और जो KFC का बर्गर है उसका टेस्ट, और जो बर्गर किंग का बर्गर है उसका टेस्ट, भाई ये टेस्ट अलग अलग है। सारे विदेशी, हमारे देसी जो है गुप्ता जी बर्गर वाले, उनका अलग टेस्ट है, एज द केस में बीकानेर वाला का बर्गर का अलग टेस्ट है, वट एवर, हेंस नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स एज द केस में भी। अब बढ़ते हैं आगे। तो एनटीटी इज एन इकोनॉमिक थ्योरी विच वाज डेवलप्ड इन 1970s, और इसमें इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न्स को समझने की कोशिश की जा रही है। एनटीटी डेवलप्स अंडरस्टैंडिंग व्हाई डेवलप्ड एंड बिग कंट्रीज जो है वो ट्रेड पार्टनर है। ऐसा क्यों है, जबकि वो सिमिलर गुड्स बना भी रहे हैं और बाहर से भी यार मंगा रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है, बाहर भी बेच रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है। तो दीज कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। भाई यार हम यहाँ पे भी गुड्स बनते हैं, हम फिर भी बाहर से भी गुड्स जो है हमारे पास ये आते हैं। दिस इज पर्टिकुलर ट्रू इन की इकोनॉमिक सेक्टर्स जैसा मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, फूड, ऑटोमेटिव, इनमें डिपेंड करता है, इनमें बहुत ज्यादा फेमस है। वी हैव कार्स मेड इन इंडिया, हमारे देश में कार्स है, येट वी परचेज कार्स मेड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, दूसरी कंट्रीज से भी हम लोग जो है कार खरीदते हैं। These are usually products that come from large global industries, directly impact international economies. But obviously बात है, आप देखो ना यार, उनकी क्वालिटी अलग है, उनकी कॉस्ट भी जो है डिफर करती है। मोबाइल फोन्स हैं एग्जांपल, इंडिया जो है प्रोड्यूस भी कर रही है और इंपोर्ट भी कर रही है। एनटीटी आर्ग्यू करता है कि सब्सटैंशियल इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो सकता है, नेटवर्क इफेक्ट या बैंड वैगन इफेक्ट हो सकता है लोगों को, और अल्टीमेटली क्या है, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करेंगे तो यार हमारे पास एक्सेस, मतलब हमारे पास खूब सारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, यहाँ पे भी प्रोड्यूस करेंगे, बेचेंगे, बाहर भी बेचेंगे, तो हमें और कॉस्ट कम पड़ेगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। और कंट्रीज जो है डोमिनेट करेंगी मार्केट को, सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल मार्केट को भी करेंगी। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, मोनोपोलीज नहीं है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है, फर्म प्रोड्यूस कर रहे हैं सिमिलर प्रोडक्ट्स, इट्स नॉट एग्जैक्टली द सेम, और आसपास हो बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो एनटीटी के टू की कॉन्सेप्ट्स एडवांटेज देते हैं, दैट इंपोर्ट गुड्स एंड टू compete विद द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द होम कंट्री, कि हाँ जी कंपटीशन हो रहा है, हमारे देसी विदेशी सभी प्रोडक्ट्स का इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो रहा है, और नेटवर्क इफेक्ट्स ये भी हम लोगों ने देख ही लिया था, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा, फर्म प्रोड्यूस करेगी ज्यादा प्रोडक्ट, कॉस्ट पर यूनिट जो है कम होती जाएगी, और फिर फॉरेन मार्केट में जो है भी बेचेगी, डोमेस्टिक में भी बेचेगी, उससे री बेनिफिट होगा लार्ज प्रोडक्शन से, और प्रॉफिट जो है उसकी वजह से उसको हायर हो जाएंगे। नेटवर्क इफेक्ट, एक बंदे ने खरीदा, दूसरे को बोला, दूसरे ने बोला, तो उस हिसाब से कंज्यूमर जो है उनके पास चॉइसेस भी बहुत सारी होंगी, ठीक है जी, मोबाइल ऐप हैं, व्हाट्सएप ऐप हैं, ये सॉफ्टवेयर विंडोज वगैरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अगला फंडामेंटल दोस्तों आता है, डिस्क्राइब दी टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ट्रेड, टीबीटी। तो दोस्तों आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी में टीबीटी पढ़ा होगा, एज वेल एज एसपीएस मेजर्स भी पढ़ा हुआ है, जो सैनिटरी और फाइटो सैनिटरी मेथड्स जो हैं जिनसे कि बैरियर्स क्रिएट करते हैं कि जी हमारे लोगों को, हमारे ह्यूमंस को, हमारे लिविंग बींग्स को, हमारे एनिमल्स को, हमारे बर्ड्स को, उनको नुकसान ना हो, उनकी हेल्थ ना खराब हो एज सच। और साथ में टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड ऐसे क्रिएट किए जाते हैं, टेक्निकल रेगुलेशंस लगा देते हैं, स्टैंडर्ड्स, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स रख देते हैं कि जी ये साइज होना चाहिए, यही शेप होनी चाहिए, यही डिजाइन होनी चाहिए, इसी तरह की लेबलिंग, इसी तरह की मार्किंग, इस तरह की पैकेजिंग, इस तरह की फंक्शनैलिटी, और ये वाली परफॉर्मेंस। तो ऐसी चीजों में इतने रिस्ट्रिक्शन लगा देते कि भाई हम बाहर से बंदों को आने नहीं देना चाहते, यहाँ पे इतने बैरियर क्रिएट कर देते हैं। टेक्निकल रेगुलेशंस लेज डाउन प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देते हैं, रिलेटेड प्रोसेसेस, प्रोडक्शन मेथड्स बता देते हैं जिनका कंप्लायंस मैंडेटरी है। तो कंफर्मिटी असेसमेंट प्रोसीजर टाइम टू टाइम जो है चेक किया जाएगा, डिटरमाइन रेलिवेंट रिक्वायरमेंट जो है टेक्निकल रेगुलेशंस के वो फुलफिल्ड है या नहीं है। वो प्रोसीजर सैंपलिंग से, टेस्टिंग से, इंस्पेक्शन से, इवैल्यूएशन से, वेरिफिकेशन से, अश्योरेंस टू कंफर्मिटी, टाइम टू टाइम जो है यहाँ से यहाँ पे जो आएगा वो चेक करेंगे, वहां से जाके भी चेक करेंगे, सैंपल्स मंगाएंगे, एंड सो ऑन, रजिस्ट्रेशन, एक्रेडिशन, अप्रूवल एज वेल एज देयर कॉम्बिनेशंस। तो इस तरीके से उनको उनके इतनी फॉर्मेलिटीज फुलफिल करनी पड़ती हैं, जिसको कि एक तो पार करना मुश्किल, फिर अगर पार कर भी जाए तो उनको कई बार क्या होता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इतनी फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करने के चक्कर में। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट के मुकाबले वो कंपीट ज्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी कॉस्ट जो है एस्केलेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाती है।
तो आप देख सकते हैं टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड जो है टीबीटी विच कवर बोथ फूड एंड नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स, मैंडेटरी स्टैंडर्ड्स हैं, टेक्निकल रेगुलेशंस है, साइज शेप डिजाइन वगैरह के है जी, लेबलिंग, मार्किंग, पैकेजिंग, फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, प्रोडक्शन मेथड्स और एसपीएस मेजर्स को छोड़ के, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी मेथड्स को छोड़ के, उन मेजर्स को छोड़ के बेसिकली स्पेसिफिक प्रोसीजर करते हैं कि भाई हम लोग ये नहीं देना चाहते कि भाई हमारे देश में ऐसे कोई भी प्रोडक्ट लेके आ जाए तो टेस्टिंग करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, सर्टिफिकेशन करवाएंगे। तो कंपलसरी क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस कंट्रोल। अब जैसे दारू है, मैं अवाइल को आप लोगों को बोल ही रहा था कि भाई 750 ml से ज्यादा हमारे लोकल में नहीं बिकेगी। हाँ, ड्यूटी फ्री एक अलग चीज है, वहां लीटर 2 लीटर की भी बिकती हैं एज द केस में भी। तो उसमें क्या है, फिर ऐसी भी बहुत सारी कंडीशंस लगा देते हैं। अगर क्रिएट करने बैरियर्स तो बहुत सारे बैरियर्स क्रिएट कर देते हैं। ये लेबल होना चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये साइज होना चाहिए, ये शेप होनी चाहिए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। तो जस्ट लाइक एसपीएस मेथड्स जो हमारे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मेथड है, टीबीटी जो है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड भी जो है स्टैंडर्ड्स बेस्ड मेजर्स हैं जो कि कंट्री अपनी प्रोटेक्ट करना चाहती है, अपने कंज्यूमर को, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को, साथ में जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा ना पड़े कि इनको ये बहुत महंगा पड़ जाएगा इस हिसाब से। ऑब्स्टिकल्स टू इंपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं अगेंस्ट इंपोर्ट्स, प्रोटेक्ट करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को। बेसिकली फंडामेंटल यही है। ऑल्टरिंग द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेसेस को ऑल्टर करेंगे टू कंप्लाई विद द डिवर्स रिक्वायरमेंट्स ऑफ एक्सपोर्ट मार्केट। मे बी आइदर इम्पॉसिबल कि नहीं भी जी हम तो एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, या फिर उनको रेस कर देगा कॉस्ट, कॉम्पिटिटिवनेस हर्ट करेगा एक्सपोर्टिंग कंट्री को। तो फूड लॉज, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, इको लेबलिंग, मार्केटिंग, लेबल रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारी कंडीशंस जो है पैदा कर देते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, एक्सपोर्ट ड्यूटीज। बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों। एक्सपोर्ट ड्यूटीज क्या है, टैक्स कलेक्टेड ऑन गुड्स एक्सपोर्टेड होता है। जो गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो अल्टीमेटली इसमें क्या है, इससे डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इससे प्राइस बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट जो करेंगे उसमें प्राइस बढ़ेगा, तो वहां पे कॉम्पिटिटिव होंगे तो ज्यादा माल बेच नहीं पाएंगे, तो हमारी डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ेगी, रिड्यूस करेंगे डोमेस्टिक प्राइसेस और डोमेस्टिक कंजम्पशन इस वजह से बढ़ेगी। बेसिकली स्पेसिफिक भी हो सकती है ड्यूटी, या एड वैलोरम ऑन इट्स वैल्यू भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो यही वाली चीज एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है, टैक्स कलेक्टेड ऑन एक्सपोर्ट गुड्स मे बी आइदर स्पेसिफिक और एड वैलोरम। इफेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट टैक्स जो है, इफेक्ट क्या होता है कि प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, एंड टू डिक्रीज प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, प्राइस रेज हो जाएगा और एक्सपोर्ट जो है कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट टैक्स से जो है एक्सपोर्ट्स रिड्यूस हो जाएंगी और जो है डोमेस्टिक सप्लाई जो है इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से जो है हमारे प्राइसेस जो है, डोमेस्टिक प्राइसेस जो है वो कम रहेंगे, इस वजह से डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है ज्यादा रहेगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर व्हाट इज आर्बिट्राज। आर्बिट्राज या आर्बिट्रेज क्या होता है, रिस्कलेस गेन। वो कह रहे हैं व्हाट इज द आउटकम ऑफ आर्बिट्रेज। अब टेक एन एग्जांपल, $1 इज इक्वल टू ₹75। ये इंडिया में रेट है, और इंडिया में एक और रेट है, £1 इज इक्वल टू ₹100। लेट्स से ये रेट है, इमेजिन करो। एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, यूके में £1 इज इक्वल टू, लेट मी कैलकुलेट, परफेक्ट, £1 इज इक्वल टू $1.25। ये रेट है। इंडिया में ये दो रेट्स हैं, यूके में ये एक रेट है। तो बंदा अगर लेट्स से इफ द ट्रेडिंग इन द करेंसीज, एक कंट्री दूसरी कंट्री अलाउड है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, आप क्या करोगे अगर हमें अलाउड है। व्हाट वी विल डू इज, लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम 75 रुपीज देंगे, 75 इंटू लेट्स से 1.25, इतना दिया, 75 इंटू 1.25, दैट इज ₹93.75 दिया, और
$1.25 ले लिया, $1.75 का, तो 1.25 93.75 का ले लिया। अब इस $1.25 के बदले 1 पाउंड ले लिया यूके में, अगर अलाउड है और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है। इस 1 पाउंड के बदले इंडिया में वापस $100 ले लिए, 93.75 दिया और $100 एंड में आ गया, तो अल्टीमेटली ये हमें गेन हो गया ₹6.25। इसे हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेज गेन, आर्बिट्राज गेन, जो मर्जी कह दो, रिस्कलेस गेन, गेन बाय एंटरिंग इनटू साइमल्टेनियस ट्रांजैक्शन, बाय और सेल साइमल्टेनियसली करते हैं, तो एक्सचेंज रेट एंड इट्स इकोनॉमिक इफेक्ट्स, तो प्रॉफिटिंग बाय टेम्परेरी डिफरेंसेस इन प्राइसेस, ये टेम्परेरी होंगे। इसका इंपैक्ट क्या होगा अल्टीमेटली, मैंने जो अभी आपको एग्जांपल दिया उस एग्जांपल में क्या होगा, इंडिया में डॉलर की डिमांड बढ़ती जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो डॉलर का प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, वहां जो है डॉलर की सप्लाई बढ़ती जाएगी, तो अल्टीमेटली वहां पर जो है प्राइस पाउंड के अगेंस्ट इस हिसाब से इक्विलिब्रियम में आके ये सेटल हो जाएगा, रुक जाएगा, कि अल्टीमेटली लोग आर्बिट्रेज कर नहीं पाएंगे। तो इस केस में क्या किया, बाय करेंसी फ्रॉम वन मार्केट वेयर इट इज सेलिंग चीप एंड सेल करेंसी इन अदर मार्केट वेयर इट इज हायर प्राइस। ये दोनों ट्रांजैक्शन जो है कंडक्टेड साइमल्टेनियसली करो। तो ये मैंने अभी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया, आप कोई भी एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं। आर्बिट्राज इज रिस्क लेस गेन, मीनिंग जो इसका डिक्शनरी मीनिंग है वो रिस्क लेस गेन ही होता है। इंटेलिजेंटली एक्सप्लॉइटिंग द प्राइस डिफरेंसेस ऑफ एन असेट एट डिफरेंट डीलिंग प्लेसेस। अब ये तो चलो मैंने आपको एग्जांपल दिया क्योंकि फॉरेन करेंसी का है। आर्बिट्राज इट्स नॉट नेसेसरी, वैसे तो आपके कोर्स में करेंसी से रिलेटेड ही है क्योंकि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ये वाला एरिया है, बट आर्बिट्राज कहीं पे भी कर सकते हो, शेयर्स में कर सकते हो, गोल्ड में कर सकते हो। टेक एन एग्जांपल गोल्ड, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कहीं एक मार्केट में 1 kg गोल्ड आ रहा है ₹46 लाख का, दूसरी जगह पे 1 kg जो है बाय और सेल दोनों किया जा सकता है ₹47 लाख का। आप क्या करोगे, यहां से बाय करो, यहां पे सेल करो, होगा क्या, 46 लाख रुपीस दो, लेट्स से ये जो है दिल्ली है, ये मुंबई है, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ गोल्ड इज इजी, ट्रांसफर ऑफ मनी गोल्ड आसानी से हो सकता है। 46 लाख दो, 1 किलो गोल्ड लो, वहां 1 किलो गोल्ड दो, 47 लाख लो, पर किलो 1 लाख रुपए फायदा। होगा क्या, यहां डिमांड ऑफ गोल्ड बढ़ेगी, यहां डिमांड ऑफ गोल्ड बढ़ेगी, यहां सप्लाई ऑफ गोल्ड बढ़ेगी। होगा क्या, यहां डिमांड बढ़ेगी तो यहां प्राइस बढ़ने शुरू हो गए वहां सप्लाई बढ़ेगी, वहां प्राइस जो है घटने शुरू हो जाएंगे। तो इंपैक्ट क्या होगा, जब ये बराबर आ जाएंगे, आर्बिट्राज या आर्बिट्रेज गेन जो है वो रुक जाएगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली यहां जो है बेसिकली प्राइस डिफरेंसेस चल रहे हैं, ये डिफरेंसेस हमेशा नहीं रहेंगे। ऑन अकाउंट ऑफ आर्बिट्राज फिजिकल लोकेशन के बावजूद ऑल मार्केट्स में जो है कुछ एक्सचेंज रेट डिफरेंस होते हैं, ये क्योंकि आपके कोर्स में एक्सचेंज रेट का ही है। आपने गोल्ड वाला एग्जांपल नहीं लिखना है, आपने अगर एग्जांपल लिखना भी होगा तो इफ यू हैव टू राइट, यू कैन राइट समथिंग लाइक द एग्जांपल दैट आई जस्ट गेव यू, ऐसा वाला कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग। अब बढ़ते हैं आगे। लास्ट क्वेश्चन, मेंशन द टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन मार्केट। देखिए दो तरह के मार्केट ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक स्पॉट होता है, एक फ्यूचर डेट के लिए होता है, दैट इज टू से फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो इसमें स्पॉट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, ये कैश या फिजिकल मार्केट कहते हैं। इसमें हम लोग जो है ओवर द काउंटर सामने सामने एक्सचेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज रेट स्पॉट रेट कहा जाता है। अभी खरीदेंगे, इमीडिएट डिलीवरी, वैसे फॉर योर नॉलेज 48 आवर्स का टाइम अलाउ किया जाता है, क्योंकि अब जाते ही आप बोलो लाओ जी मुझे $10 लाख दे दो, अब आपको भी इतने रुपए होने चाहिए, 75 इंटू 10 लाख, 750 लाख रुपीज आपके पास भी होना चाहिए। और बैंक भी जो है भाई $10 लाख लेके थोड़ा ना बैठा होगा, वो भी अरेंज करेगा। तो उस हिसाब से इसमें जो है सोल्ड फॉर कैश डिलीवर्ड इमीडिएटली कहा जाता है, बट इन प्रैक्टिस 48 आवर्स अलाउ किए गए हैं, जिसे कि हम लोग T+2 कहते हैं, ट्रांजैक्शन +2 डेज में सेटल होता है प्रैक्टिकली। और फॉरवर्ड एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, आज कॉन्ट्रैक्ट कर रही है दो पार्टीज, ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट, आमने सामने अग्रीमेंट कर रहे हैं, आज प्राइसेस डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन इसकी डिलीवरी जो है, इसकी सेटलमेंट जो है वो किसी फ्यूचर डेट पे होगी, फ्यूचर डेट पे डिलीवरी देना लेना होगा। आज से 3 महीने बाद का डॉलर का, पाउंड का, यूरो का, वट एवर ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आज रेट डिसाइड कर रहे हैं, अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, बेसिकली हेज करना चाह रहे हैं, प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं अपने आप को। कोई एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, सोचो इंपोर्टर ने आज से 3 महीने बाद $1 लाख देने हैं, तो आज ही एक रेट फ्रीज करा लेता है, तो उसे पता चल जाता है
कि जी मुझे क्या देना होगा 3 महीने बाद, आज ही रेट जो है बैंक से फ्रीज करा लेता है, अग्रीमेंट करा लेता है। एजिंग के लिए या कई लोग स्पेकुलेशन के लिए भी करते हैं, जुआ खेलने के लिए भी करते हैं, और आर्बिट्रेज पॉसिबिलिटी भी होती है कि यार फॉरवर्ड रेट यहाँ और फॉरवर्ड रेट वहाँ, ऐसी सिचुएशन भी होती है, डिपेंड करता है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फॉरेक्स मार्केट में। एक करंट ट्रांजैक्शन जिसे हम स्पॉट मार्केट कहते हैं, एक फ्यूचर डिलीवरी के लिए होता है, इसमें जो है बाय सेल करते हैं फ्यूचर डिलीवरी के लिए, इसको हम फॉरवर्ड कहते हैं, या फ्यूचर्स भी होता है। फॉरवर्ड इज ओवर द काउंटर एंड फ्यूचर्स इज एक्सचेंज ट्रेडेड। जैसे हमारे देश में एनएससी बीएससी में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इनमें एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, इन सब में जो है फ्यूचर्स डील किए जा रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर, यूरो, पाउंड और येन, इनके जो है फ्यूचर्स डील किए जाते हैं, जो कि एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इन एक्सचेंज के थ्रू, एनएससी बीएससी के थ्रू हो सकते हैं। ये इन्हें हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड कहते हैं। ओटीसी मींस 2 पार्टी आमने सामने बैठ के अग्रीमेंट साइन करते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज ओवर द काउंटर, ये कहीं जो है एक्सचेंज ट्रेडेड नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो दैट finishes off this discussion. I hope you found this session helpful, fruitful. I really wish you all the very, very best of luck for your examinations, and make me proud, make your parents proud, give your best and get the best result. Take care. God bless you all. Bye bye.